स्टार्ट हो गया ना सर? हेलो, यस सर। साउंड क्लियर है ना? यस सर। ओके सर, चलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा, तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास है और इकोनॉमिक्स में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे सर थ्योरी ऑफ कॉस्ट पे, है ना? मतलब डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट एंड मार्केट, दैट इज द पिलर ऑफ इकोनॉमिक्स। तब ये जो कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको इसका प्रॉपर नॉलेज हो तो इकोनॉमिक्स में आपको कोई नहीं हरा सकता। सर इकोनॉमिक्स एक्चुअली मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ये सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड एक पेपर नहीं है सर, ये एक्चुअली रियल लाइफ चैलेंज फेस करने का एक सब्जेक्ट है। ठीक है सर? तो रियल लाइफ चैलेंज अगर आपको फेस करना है, इकोनॉमिक चैलेंज सबको फेस करना पड़ता है सर। किसी को थोड़ा बड़ा, किसी को छोटा, बट करना तो पड़ेगा। अब इकोनॉमिक्स चैलेंज, इकोनॉमिकल चैलेंज जब कोई पर्टिकुलर बंदा फेस करता है ना, चाहे वो एज ए प्रोफेशनल हो, चाहे वो एज ए बिजनेसमैन हो, चाहे वो एज ए नॉर्मल जॉब सीकर्स हो, हाँ, आप कुछ भी हो सकते हो। आप एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक प्रोफेशनल कंपनी सेक्रेटरी, एक प्रोफेशनल कॉस्ट अकाउंटेंट, एक प्रोफेशनल प्रोमोटर, एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन, एक प्रोफेशनल जॉब सीकर्स। आप कोई भी बनो अपने लाइफ में, डजेंट मैटर सर, पर इकोनॉमिक चैलेंज सबको फेस करना है। जब आपके सामने इकोनॉमिक चैलेंज आएगा तो आप कैसे बिहेव करोगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि जब आप किसी बिजनेस का हिस्सा होते हो, ऐसे देखो इंसान को, हर एक इंसान, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, चाहे दुनिया में किसी का भी नाम उठा लो आप, हर एक बंदा अपना जो सर्वाइवल करता है ना सर, सर्वाइवल मतलब हर कोई अपने आप को चलाता है, अपना फैमिली चलाता है, अपना पेट भरता है। चाहे वो खुद से बिजनेस, कोई डायरेक्टली कोई बिजनेस करे या ना करे, हर कोई बिजनेस का पार्ट जरूर होता है। मतलब चाहे वो बिजनेस हो, बेसिकली एक इकोनॉमिक फंक्शन, चाहे वो एक इकोनॉमिक फंक्शन का पार्ट जरूर होता है, चाहे आप उसको बिजनेस का नाम दो या ना दो फर्क नहीं पड़ता, बट इकोनॉमिक फंक्शन तो वो है। इवन अगर कोई बोलेगा सर मैं एक ट्रस्ट चलाता हूँ या मेरा मेरा फैमिली ट्रस्ट से चलता है, लाइक कोई मंदिर का ट्रस्ट हो, कोई मस्जिद का ट्रस्ट हो, कोई गिरजा या चर्च का ट्रस्ट हो, ठीक है, कोई बुद्धिस्ट टेम्पल का ट्रस्ट हो, कोई जैन टेम्पल का ट्रस्ट हो, फर्क नहीं पड़ता। बट अल्टीमेटली जो इकोनॉमिक एक्सचेंज जो होता है, ठीक है, जो डोनेशन मिलता है मंदिर को, मस्जिद को, चर्च को, वो भी तो इकोनॉमिक फंक्शन है। अल्टीमेटली जो डोनेशन होता है उस मंदिर के थ्रू से या उस पर्टिकुलर सेंटर के थ्रू से, जो कोई भी काम होता है, जो भी नॉर्मली से स्पिरिचुअल जो सेंटर्स होते हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, यहाँ से नॉर्मली क्या काम होता है, यहाँ से नॉर्मली सेवा, मतलब सर्विस टाइप ऑफ काम होता है। सर्विस मतलब जन कल्याण के हित में, ठीक है। जैसे कोई, जैसे मुझे पता है बेलूर मठ जो विवेकानंद का जो सोसाइटी है, ठीक है, इसके थ्रू से आपको नॉर्मली अलग अलग जगह में डिस्पेंसरी, कहीं पर अगर फ्लड आ जाता है, कहीं पर अगर ड्रॉट आ जाता है तो लोगों के लिए सेवा, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। मैं जस्ट एक नाम लिया जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। नाउ माय क्वेश्चन ये नहीं कि कहाँ क्या होता है, मेरा मेन बात ये है कि चाहे वो बिजनेस हो ना हो, इकोनॉमिक फंक्शन तो वहां पर है, और उस पर्टिकुलर इकोनॉमिक फंक्शन के थ्रू से किसी ना किसी का फैमिली का, घर का किसी ना किसी का पेट चलता है, पेट भरता है, कुछ तो होता है। तो बेसिकली वेदर यू वांट टू बिजनेस और नॉट, वेदर यू वांट टू डू बिजनेस और नॉट, बट यू मस्ट हैव अ पार्ट ऑफ द बिजनेस, मतलब यू हैव टू पार्ट ऑफ द बिजनेस, मतलब आपको बिजनेस का पार्ट बनना ही पड़ेगा, चाहे आप चाहो या ना चाहो। आप उसको बिजनेस का नाम दो ना दो फर्क नहीं पड़ता, बट उसमें एक इकोनॉमिक फंक्शन आपको जरूर नजर आएगा। सर इतना सब बताने का क्या मतलब? सर हम लोग थ्योरी ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, और थ्योरी ऑफ कॉस्ट में ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन का एक टारगेट होता है। टारगेट क्या बोलो तो, कॉस्ट को कम करके गुड क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलप करना, या फिर गुड क्वालिटी सर्विस डेवलप करना। सर बात को समझे, सर बहुत वाइटल पार्ट है सर। मतलब ऐसे कॉस्ट का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया, और कॉस्ट रिलेटेड कोर्स, कॉस्ट रिलेटेड करियर के बारे में भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुका, बट आप कॉस्ट का इफेक्ट देखना चाहोगे ना, तो इसका इफेक्ट बहुत बड़ा है। मैं आज आपके साथ थ्योरी ऑफ कॉस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड जो कॉन्सेप्ट होता है, लाइक वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, इसका रिलेशनशिप, ठीक है, स्टैटिस्टिकल यूज एज वेल एज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ये सब बात मैं आपके साथ करूंगा। और ये सब कुछ करने के साथ साथ मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडीज है एक्चुअली, मैं शेयर मार्केट क्लास में इसका डिस्कस कर रहा था, तो मुझे लगा कि इकोनॉमिक्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक्चुअली शेयर मार्केट में एक प्रोग्राम होता है
फंडामेंटल एनालिसिस एंड रिसर्च एनालिस्ट होंगे। जो लोग शेयर मार्केट का पढ़ाई करते हैं या फिर जो सीए फाइनल का या सीएमए फाइनल या सीएस फाइनल का पढ़ाई करते हैं, उनको ये सब टॉपिक मुझे ऐसे ही पढ़ाना पड़ता है। तो एक टॉपिक था कि एक फंडामेंटल एक केस सिनारियो का एक बेसिकली कंपैरिजन था। तो उसमें कॉस्ट के ऊपर बहुत फोकस किया गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कॉस्ट चल रहा है क्लास में इकोनॉमिक्स में, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी एक रियल लाइफ सिचुएशन डिस्कस किया जाए। और जो टॉपिक है, जो केस स्टडीज है, वो केस स्टडीज का जो ब्रांड है, ब्रांड के बारे में आई थिंक आप सबको ही जानते हैं। सर मान्यवर एंड मोहे के बारे में सबको सुना है कि नहीं सुना? प्लीज टेल मी। टीवी में ऐड भी आता है, विराट कोहली अनुष्का शर्मा ऐड देते हैं, मोस्ट वाली विराट कोहली देता है। मान्यवर एंड मोहे नाम सुना है कि नहीं सुना? इतना बताइए मुझे। हेलो, अरे कोई तो बताओ। मान्यवर एंड मोहे नाम सुना है कि नहीं? स्पेशली वेडिंग पर्पस में लहंगा, ये सब की चीजों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। लड़का लोगों के लिए कुर्ता पायजामा, मतलब जो शादी वगैरह में वेडिंग फंक्शन में ज्यादातर लोग यूज करते हैं। आप लोगों को पता है ये और नो? हाँ ना, कुछ तो बताओ। ऐड तो देखे होंगे या नहीं? हाँ सर, अरे बताओ ना, ऐड देखा है कि नहीं देखा? मान्यवर एंड मोहे का ऐड देखा आप लोग? कोई नहीं देखा? हाँ सर, अरे कोई तो देखा होगा। आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं? किसी का साउंड नहीं आ रहा है। हेलो, किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है। मैं कनेक्टेड हुआ आप लोगों से? सर आवाज हाँ, आवाज आसছে ना? आवाज आ रहा है। आवाज आ रहा है। आप लोग ब्रांड का नाम सुना है? ये जो ब्रांड के बारे में बात कर रहा हूँ? नहीं? नहीं कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि हर कोई सुन, मतलब नाम सुना है, बट टीवी में ऐड बहुत आता है मान्यवर एंड मोहे बोल के। कोई बात नहीं, अगर आप लोगों ने सुना है तो भी कोई बात नहीं, अगर नहीं सुना तो भी कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपके साथ थ्योरी ऑफ कॉस्ट को कनेक्ट करूंगा मान्यवर और मोहे का एक रियल सिचुएशन के साथ एक ऐड पर करके। ठीक है? तो बेसिकली चलो आ जाते हैं एक हार्डकोर इकोनॉमिक्स में। ठीक है? अब इकोनॉमिक्स देखने में थोड़ा सा ना, मतलब बोरिंग टाइप का होता है। ठीक है? अब इकोनॉमिक्स, ये जो बोरिंग इकोनॉमिक्स है, इसमें थोड़ा सा रंग कैसे डाला जाए, इसको रंग डालने के लिए आपको रियल सिचुएशंस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज ये जस्ट एक ग्राफ कार्व, दिमाग खराब करने वाला मोस्ट वन ऑफ द। मैंने बहुत स्टूडेंट के साथ बात करता हूँ, ज्यादातर लोग इकोनॉमिक्स को बहुत बोरिंग समझ लेता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये ग्राफ कार्व ये जो भी है, ये बहुत परेशान करता है, मतलब। लेकिन एक्चुअली इसका जब रियल लाइफ यूज कोई देखेगा ना, तो ये कभी परेशान नहीं करता है सर, उल्टा ये बहुत हेल्पफुल है और सिचुएशंस के साथ डील करने में आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है? तो चलो कोई बात नहीं, मैं आपको थ्योरी ऑफ कॉस्ट में, जहां पर हम लोग लास्ट क्लास में छोड़े थे, मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो लास्ट क्लास मैंने आपको एक्चुअली कॉस्ट क्या है उसके बारे में बोला था। ठीक है? ये जो थ्योरी ऑफ कॉस्ट है, इसके बारे में मैंने आपके साथ बात किया कि थ्योरी ऑफ कॉस्ट क्या है, और थ्योरी ऑफ कॉस्ट के बारे में एक ओवरऑल आइडिया, जिसमें मैंने आपके साथ अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट के बारे में बोला था, है ना सर? अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट याद है ना, कि अकाउंटिंग कॉस्ट क्या है, इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है, मैंने इसके बारे में आपके साथ डिस्कस कर दिया था। अच्छा, एक सेकेंड होल्ड करना। आप लोग कभी कभी ऐसा चुप कर जाते हो, मुझे लगता है कि आप लोग कनेक्टेड नहीं हो, या फिर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, जो भी हो, बट थोड़ा सा रिस्पॉन्स कीजिएगा। अब बात ऐसा है कि सर अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है, आउटले कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ठीक है, डायरेक्ट और ट्रेसेबल कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या कॉस्ट क्या है, कॉस्ट फंक्शन क्या है, मैंने ये सब आप लोगों के साथ लास्ट क्लास में बात किया था। उसके साथ साथ मैंने आपको शॉर्ट रन क्या है, लॉन्ग रन क्या है, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट क्या है, ठीक है, मैंने इसका भी थोड़ा सा स्टार्ट किया था। आज मैं थोड़ा डिटेल्स में बात करूंगा कि शॉर्ट रन क्या है, लॉन्ग रन क्या है। ठीक है? तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो आपको शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट, ये सब चीजों के बारे में आपको थोड़ा सा कनेक्ट करना जरूरी है। और मैंने आपको कुछ सेमी वेरिएबल, वेरिएबल, फिक्स्ड, इसके बारे में भी मैंने थोड़ा बताया था, तो उसको भी थोड़ा डिटेल्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा। थोड़ा पार्टिसिपेट करना है सर। ठीक है? ऐसा कोई मतलब भूत नहीं है कि इकोनॉमिक्स जिसमें आप डर जाते हो या फिर
चुप हो जाते हो, ऐसा नहीं करना है सर, ठीक है, आपको थोड़ा पार्टिसिपेट तो करना पड़ेगा। तो शॉर्ट रन क्या है, लॉन्ग रन क्या है, और इसके कॉस्ट के साथ इकोनॉमिक्स कैसे बिहेव करता है, और कॉस्ट कैसे बिजनेस को डेवलप करने में हेल्प करता है, उसको मैं आपको कॉस्ट टेबल के थ्रू से भी बताऊंगा। और मानव मोहे का जो केस है, जो मुझे आपको थोड़ा शेयर भी करना है, आपको आइडिया भी हो जाएगा कि एक बिजनेस स्क्रैच से जब बनता है तो उसको कॉस्ट को मेंटेन करना उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एक बिजनेस जब स्क्रैच से बनता है, स्क्रैच मतलब एकदम स्टार्टिंग से जब बिजनेस को डेवलप किया जाता है या फिर कोई पुराना बिजनेस को रीबिल्ड किया जाता है, तो उसमें कॉस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो इसका भी एक आपको रियल लाइफ आइडिया मैं शेयर करूंगा सर, ठीक है। बात नहीं, एक एक करके आगे बढ़ते हैं, ज्यादा गड़बड़ नहीं करेंगे। थ्योरी ऑफ कॉस्ट अगर आप लोगों को ठीक से समझ में आएगा ना, तभी जाके आप लोग इसके बाद जब हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज मार्केट, ठीक है। मार्केट का प्रॉपर आइडिया तभी आ सकता है जब प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का आइडिया प्रॉपर हो, ठीक है। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट का आइडिया ठीक ठाक ना होना, तो जो इकोनॉमिक्स में मार्केट का कॉन्सेप्ट है ये बहुत आधा अधूरा हो जाएगा। आधा अधूरा मतलब एक्चुअली रियल में कुछ समझ में आएगा ही नहीं, ठीक है। एक्चुअली उसका जो कॉन्सेप्ट है मार्केट का, जो अलग अलग मार्केट होता है ना, मोनोपोली, ऑलिगोपोली, ठीक है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, ये आपको समझ में नहीं आएगा अगर मैं सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज बात करूँ, ठीक है। तो ऐसे तो थ्योरी ऑफ कॉस्ट अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, बट मार्केट बहुत वाइटल माना जाता है, और मार्केट अगर अंडरस्टैंड करना है तो कॉस्ट अंडरस्टैंड करना या प्रोडक्शन को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है सर। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूंगा। शॉर्ट रन क्या है, लॉन्ग रन क्या है। सर शॉर्ट रन लॉन्ग रन बिजनेस का टाइम पीरियड है, ठीक है। जब एक बिजनेस स्टार्ट होता है ना, जब एक बिजनेस स्टार्ट होके कुछ दिनों तक चलता है, कुछ सालों तक चलता है, तो उसे हम शॉर्ट रन पीरियड बोल सकते हैं। एक बिजनेस लॉन्ग रन मतलब लाइक 4-5 ईयर्स, अगर बड़ा बिजनेस है तो 4 to 5 ईयर्स अगर वो रन कर गया, तो इसके बाद धीरे धीरे उसका लॉन्ग रन स्टार्ट होता है, ठीक है। और फिर लॉन्ग रन में बिजनेस का काफी सारा चीज चेंज हो जाता है। मैं आपको रियल में कनेक्ट करता हूँ, आपको समझ में आएगा सर। शॉर्ट रन इज ए पीरियड इन विच सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड। शॉर्ट रन में क्या होता है, कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं। अब आपके मन में चल रहा है सर ये फैक्टर क्या है, सर फैक्टर इन द सेंस, फैक्टर इन द सेंस लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये हम लोग प्रोडक्शन चैप्टर में भी पढ़े थे सर, ठीक है। ये हम लोग प्रोडक्शन चैप्टर में भी पढ़े थे, और प्रोडक्शन चैप्टर के अंदर भी हम लोग लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इसके बारे में मैंने डिटेल्स में बात किया था कि किसी को भी बिजनेस स्टार्ट करना हो तो ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बहुत जरूरी है। और इस पर्टिकुलर 4 प्रोडक्शन फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए बिजनेस को कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। मतलब अगर आपको दुकान चलाना है, जमीन चाहिए या फिर घर भाड़े पे लेना है, ठीक है, इसको इकोनॉमिक्स लैंड कहते हैं सर। तो रेंट पे लेना है, लैंड के बदले क्या पेमेंट करते हैं सर, रेंट। लेबर के बदले वेजेस, ठीक है, ये बिजनेसमैन को पे करना पड़ता है। कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप जो बिजनेस करते हैं रिस्क उठा के, वो प्रॉफिट अराइज करते हैं सर। सो रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये सब क्या है, बिजनेस का कॉस्ट है। जैसे ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो भी होता है, प्रोडक्शन को चलाने के लिए कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए शॉर्ट रन में क्या होता है, शॉर्ट रन इज अ पीरियड इन विच सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल, ठीक है। शॉर्ट रन में जैसे मानो रेंट फिक्स्ड है, लेबर वेरिएबल है, कैपिटल मानो इंटरेस्ट फिक्स्ड है, बट प्रॉफिट वेरी कर सकते हो आप, ठीक है। तो कुछ फैक्टर फिक्स्ड रहेगा, कुछ फैक्टर वेरिएबल रहेगा। ये शॉर्ट रन का कैरेक्टर होता है सर, हर बिजनेस का, हर एक बिजनेस का ये कैरेक्टर होता है कि शॉर्ट रन में सारा फैक्टर को वैरी करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन लॉन्ग रन में, ठीक है, लॉन्ग रन इज ए पीरियड इन विच ऑल फैक्टर्स कैन बी वैरिड। सारा का सारा फैक्टर मतलब लेबर, वेजेस, लेबर का वेजेस, लैंड का रेंट, कैपिटल, इंटरेस्ट, ठीक है, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट, सारा फैक्टर वैरी कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग रन में बिजनेस अपने आप को और ग्रो करेगा, एनहांस करेगा, ठीक है। तो नो डाउट बिजनेस का जो कॉस्टिंग है वो वैरी करता है, और फैक्टर भी वैरी कर जाएगा, ठीक है। तो देयर इज ओनली वेरिएबल कॉस्ट एंड इट डज नॉट हैव फिक्स कॉस्ट। लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट नहीं होता, सारा का सारा कॉस्ट वैरी कर जाता है, ठीक है। सो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल कहते हैं इसको। तो जब लॉन्ग रन में बिजनेस चलता है उसको लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल कहा जाता है। अप्लाई इन द लॉन्ग रन आउटपुट, और आउटपुट को आप लॉन्ग रन में इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो, ये सब फैक्टर को चेंज करके। मतलब बिजनेस में थोड़ा और न्यू जमीन खरीद के जहां पर आप एक नया फैक्ट्री लगा सकते हो,
और लेबर बढ़ा के, जहां पर आप और लेबर बढ़ाओगे तो और वेजेस देना है। आप कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हो ताकि आप इंटरेस्ट दे सके हो। आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क को बढ़ा सकते हो ताकि आप ज्यादा प्रॉफिट कर सको, ठीक है। लेकिन नॉट जस्ट बढ़ाना, आप कम भी कर सकते हो, ठीक है। आप लेबर को घटा भी सकते हो, ठीक है। लेबर घटाने के बारे में मुझे याद आ गया सर, लेबर घटाने से याद आ गया, आप लोगों को पता है एक एडुटेक कंपनी है, एक एडुटेक कंपनी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, बायजूस, नाम सुना आप लोगों ने? अरे कम से कम ये तो हाँ बोल दो, आप लोग बायजूस का है नाम सुना सर। है? चलो थैंक यू, ठीक है। मानने पर मुझे भी सब ऐसा चुप किया था, मुझे लगा कि मैंने किसी का किडनी मांग लिया। बायजूस का रिसेंट डेवलपमेंट अगर आपको पता है, तो बायजूस ने सर 2500 एम्प्लॉय को ले ऑफ किया है, फायर किया है बेसिकली। 2500 टीचर को फायर किया है बायजू ने, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया? बायजूस बहुत लॉस में चला जाता था। बायजूस एक न्यू बिजनेस है, ऐसा न्यू बिजनेस मॉडल, एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल बिजनेस है, ऑनलाइन ग्राफिकल टेक्नोलॉजी के बेसिस में लोगों को पढ़ाते हैं, बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं ज्यादातर केस में, और यूपीएससी का प्रिपरेशन पे बड़ा फेमस है। बट बायजू का जो प्रॉब्लम हुआ है रिसेंट ट्रेंड में, दैट इज बायजू बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस में जा रहा है। बेसिकली इसका जो लॉस मेकिंग हो रहा है सर, मतलब जिस जिस हिसाब से इसने इन्वेस्ट किया है उस हिसाब से इसको रिटर्न नहीं मिल रहा है, ठीक है। प्रॉफिट क्रिएट करने में बहुत मुश्किल हो रहा है, और इसलिए बायजूस ने करीब 2500 के आसपास एम्प्लॉय को फायर कर रहा है, ठीक है। 2500 एम्प्लॉइज, ठीक है। तो ये कोई इजी डिसीजन नहीं है। अब क्वेश्चन इज दैट, जब बिजनेस लॉन्ग रन में जा रहा है, ऐसे सिचुएशंस में बिजनेस अपना वेजेस को कम भी कर सकता है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। ये एक इकोनॉमिक डिसीजन है। ये जो बायजूस ने जो किया, ये एक इकोनॉमिक डिसीजन है। बायजूस का बहुत वैल्यूएशन बहुत हाई है सर, ठीक है। बायजूस का वैल्यूएशन बहुत हाई है, बहुत ज्यादा, मतलब 23 बिलियन के आसपास इसका वैल्यूएशन है सर। तो इतना हाई वैल्यूएशन होने के बावजूद बायजूस को ले ऑफ करना पड़ रहा है, फायर करना पड़ रहा है, ठीक है। सो लॉन्ग रन में ऐसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ऐसे इकोनॉमिक चैलेंज बिजनेस के सामने आता है, ठीक है। हर बिजनेस को आता है, शॉर्ट रन में भी आता है, लॉन्ग रन में भी आता है। बट एक बेसिक जो एरिया है वो ऐसे समझाते हैं, इन शॉर्ट रन आउटपुट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब आप अपना प्रोडक्शन, ठीक है, जो भी आपका बिजनेस लेवल है, आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो बाय चेंजिंग वेरिएबल फैक्टर्स ओनली, बट फिक्स्ड फैक्टर कैन नॉट बी वेराइड। मतलब जो फिक्स फैक्टर है उसको ज्यादा वैरी नहीं कर सकते, बट जो वेरिएबल फैक्टर है उसको वैरी कर सकते हैं। लॉन्ग रन में क्या होता है, सारा फैक्टर, ऑल द फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारा फैक्टर लॉन्ग रन में वैरी कर जाता है। मतलब आप किसी को भी फिक्स नहीं रख सकते, आप किसी को भी फिक्स्ड नहीं रख सकते, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में बिजनेस में हर एक चीज वैरी करने का सिचुएशंस आ जाता है। बट शॉर्ट टर्म में आप सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को वैरी करो, बट फिक्स फैक्टर को फिक्स्ड रहने दो। से फॉर एग्जांपल आपका जो रेंट है वो मानो फिक्स्ड है, तो शॉर्ट रन मतलब 1 ईयर या 2 ईयर के बीच में आप अपना रेंट को फिक्स रख सकते हो। बट मे बी आप लेबर चेंज कर सकते हो, या फिर और कैपिटल लेके थोड़ा और इंटरेस्ट भर के आप बिजनेस में कैपिटल डाल सकते हो, ठीक है। या फिर आप अपना प्रॉफिट को भी फिक्स कर सकते हो, ठीक है। या प्रॉफिट फिक्स करना मुश्किल है सर, सेल के ऊपर डिपेंड करता है, तो प्रॉफिट तो वैरी करेगा ही, बट मेनली आप रेंट को फिक्स रख सकते हो। बट लेबर कैपिटल वैरिड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग रन में ऐसा कुछ भी चीज वैरी नहीं कर सकता, सारा का सारा, मतलब कुछ भी फिक्स नहीं रह सकता, सारा फैक्टर वैरी हो जाता है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट वेरिएबल हो जाते हैं। ये एक इकोनॉमिकल सोच है, ठीक है, ये एक इकोनॉमिक परसेप्शन है। अब इसी परसेप्शन से बिजनेस का जो कॉस्टिंग है उसको मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे शॉर्ट रन में शॉर्ट रन कॉस्ट आता है, लॉन्ग रन में लॉन्ग रन कॉस्ट आता है। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है ना सर? हेलो, थोड़ा हाँ ना कुछ तो बताइएगा, ठीक है। बिजनेस चलाना है, बिजनेस अगर ग्रो करना है तो कॉस्टिंग तो मैनेज करना पड़ेगा ना। चलो अब कॉस्टिंग मैनेज का बात आया, तो क्यों ना मुझे आपके साथ एक बार, जो मैंने स्टार्ट में बोला था आपको कि वेदांत फैशन, वेदांत फैशन क्या है? वेदांत फैशन एक्चुअली मान्यवर जो है ना उसका शेयर मार्केट कंपनी है, मतलब शेयर मार्केट में इसका एक्चुअली जो लिस्टेड नाम है वो है वेदांत फैशन, और इसका ब्रांड नेम जो है वो मान्यवर, जिसका एडवर्टाइजमेंट आप लोग विराट कोहली या फिर रणवीर सिंह से देखते हो, ठीक है। कुर्ता, शेरवानी, लहंगा, ठीक है, वेडिंग ड्रेसेस में दे आर वेरी पॉपुलर, ठीक है। कोलकाता का बिजनेस कंपनी है सर, ये आपको अच्छा लगेगा जो लोग कोलकाता से हो या वेस्ट बंगाल से हो। इट्स कोलकाता का ब्रांड एंड नेशनल लेवल में एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल में काफी अच्छा कर रहा है सर, ठीक है। नाउ अब इसके बारे में मैंने क्यों बात किया, क्योंकि
लास्ट 6-7 मंथ्स बैक जब इसका शेयर मार्केट में लिस्टेशन हुआ था, तब इसके बारे में काफी कंट्रोवर्सी था कि क्या ये शेयर वैल्यूएबल है। तो ऑन दैट टाइम बिजनेस में ज्यादा कुछ नजर नहीं आया था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे लास्ट 6 मंथ्स में आप देख सकते हो करीब 36% के आसपास ग्रोथ दिया है सर। मतलब अगर किसी ने जुलाई 2022 के आसपास बहुत सारे स्टूडेंट्स ने खरीदा था सर, तो मैंने बोला था होल्ड करके रखो, तो एक्चुअली वही लोग मुझे बोल रहा था आज कि सर आपने बोला था वेदांत फैशंस के बारे में कि करंट डेवलपमेंट नहीं है, और आप देख सकते हो जुलाई अगस्त इस टाइम पे ज्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं रहा है। लेकिन जुलाई के बाद जिन लोगों ने भी होल्ड करके रखा, थोड़ा पेशेंस के साथ वेदांत को मतलब मान्यवर मुनि का शेयर को होल्ड करके रखा, आज देखो आप 900 950 में बहुत लोगों ने बाई किया था, मुझे याद है। तो 900 950 के बाद अभी ये 1400 में चल रहा है। मतलब पर शेयर में करीब कितना हो गया सर, ऑलमोस्ट 500 के आसपास पर शेयर में 6 मंथ में। मतलब अगर किसी ने 1000 शेयर भी लिया था तो 1000 इंटू 500 कर सकते हो आप, जितना अगर 100 शेयर लिया तो 100 इंटू 500, ठीक है। इतना प्रॉफिट तो कमा ही लिया है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर ठीक है, ये सब तो शेयर मार्केट का इनकम है, ये सब तो समझ में आप बता रहे हो, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, बट इसके पीछे का एक्चुअल इकोनॉमिक फैक्टर क्या है सर? एक्चुअल इकोनॉमिक फैक्टर तो वही है सर जो कॉस्टिंग के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो कॉस्टिंग के साथ जुड़ा हुआ है। सर ऑलरेडी मान्यवर में 50 बिलियन का इंडस्ट्री बन चुका है, एंड व्हेन यू कंसीडर द फैक्ट दैट द पैंडेमिक सोर्स द मोड एंड लास्ट कपल ऑफ इयर्स में बहुत सारा चीज चेंज हो गया है, ठीक है। और क्योंकि फेस्टिव सीजन है अभी, और फेस्टिव सीजन क्योंकि आ रहा है, तो इसका जो बिजनेस मॉडल है ये काफी फेस्टिव सीजन में, मतलब स्पेशली इन इंडिया नवंबर से जनवरी का सीजन ऐसे बिजनेस के लिए काफी ग्रोथ लाता है सर। और क्योंकि अभी कोरोना पीरियड भी चला गया, तो कोरोना पीरियड जाने के बाद इसका और बिजनेस में डेवलपमेंट नजर आ रहा है, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में इतना ग्रोथ नहीं था, लेकिन अभी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर, क्या कौन कौन इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है सर। मैं आपको इसका एक स्टैटिस्टिकल डेटा दिखाता हूँ, सारा स्टोरी सुनाने जाऊंगा तो फिर इकोनॉमिक्स कम और मान्यवर मोही का केस स्टडीज ज्यादा हो जाएगा। जस्ट आप एक बार देखो कि इसका सीएजीआर मतलब कॉम्पाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब बिजनेस हर साल किस तरह से ग्रोथ किया है, ठीक है। ये ग्रोथ रेट है सर। इधर आप देख सकते हो ये जो ग्रे लाइन है ये रेवेन्यू लाइन है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 10 में और फाइनेंशियल ईयर 22 में, मतलब लास्ट 10 साल में बिजनेस का ग्रोथ देखे आप, लास्ट 10 साल में आप बिजनेस का ग्रोथ देखें। 2021 में इसके बिजनेस में बहुत धक्का लगा था, बिकॉज आप समझ ही रहे हो सर, कोविड कोविड सिचुएशंस में ऐसे फैशनेबल बिजनेस का क्या हालत हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा मतलब नेगेटिव में चला गया था सर, -38%, बहुत नेगेटिव और लॉस में चला गया था। लेकिन सर देखो पेशेंस रंग लाया है, और रिसेंट ट्रेंड में फाइनेंशियल ईयर 22 में इसका ग्रोथ रेट देखिए आप, 84% लास्ट एक साल में ग्रोथ हुआ है इसका। और एवरेज 2010 से लेके 2020-22 के बीच में इसका ओवरऑल 25% ग्रोथ है। मजाक नहीं है सर, 25% एनुअल ग्रोथ रेट कोई मजाक नहीं है। मतलब आपके पास अगर 100% है तो बैंक आपको हार्डली 6% ही रिटर्न देता है, ठीक है। यहाँ पर बिजनेस में ग्रोथ है 24 से 25%, एंड दैट्स रियली कमेंडेबल सर। अब इसके पीछे का कहानी क्या है? मतलब आप इतना सारा बात इकोनॉमिक से जुड़ने की बात कर रहे हो, क्या रीजन है सर? देयर इज अ बहुत सारा रीजन है, मैं आपको एक नहीं बता सकता। there is a story basically, the economic story है। they have said net profit margin 26%, that's big even for this industry, their peers, मतलब इसका काफी सारा कॉम्पिटिटर भी है, ठीक है। कॉम्पिटिटर में बहुत फेमस फेमस कॉम्पिटिटर है, बट कॉम्पिटिटर को भी बीट किया। कॉम्पिटिटर में मैं कुछ नाम बताता हूँ, मे भी आप नाम जानते हो, ठीक है। आप देखो इसका स्टैटिस्टिक्स देखो, अब कॉम्पिटिटर का स्टैटिस्टिक्स देखो किस तरह से इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ किया है। कॉम्पिटिटर में बड़े बड़े ऐसे सोच बोल के एक बहुत फेमस ब्रांड है, ठीक है। बीबा, बीबा फैशन, ये भी स्टॉक मार्केट लिस्टेड है। जहां पर ना क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड स्टॉक मार्केट में नहीं है, बट दे आर आल्सो बिग। नीरू इन सिंपल प्राइवेट लिमिटेड, रितिका प्राइवेट लिमिटेड, नल्ली सिल्क साड़ी, ठीक है, ये भी बहुत फेमस है। लेकिन आप वेदांत फैशन मतलब मान्यवर मुनि का अगर ग्रोथ देखोगे तो ये नेट प्रॉफिट में 26% ग्रोथ रहा है, और कैपिटल जितना एम्प्लॉय किया था, इसको आरओसीई कहते हैं, इतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा मैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उसमें 41% इसका कैपिटल एम्प्लॉयमेंट रिटर्न आया है। मतलब अपने कॉम्पिटिटर को काफी पीछे छोड़ा है रिसेंट ट्रेंड में। और इसके पीछे कॉस्टिंग कैसे काम किया, जो आपको मैं बताना चाह रहा था। कॉस्टिंग का क्या खेल है, 2 मिनट सुन लो।
क्योंकि ये 2 मिनट का जो मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ ना, मतलब केस स्टडीज दे रहा हूँ ना, ये केस स्टडीज आपको क्या हेल्प करेगा जानते हो? ये जो एवरेज कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो बोरिंग टाइप का साउंड होता है ना, ये बोरिंग नहीं, इसमें ना आपको जिंदा दिली नजर आएगा। मतलब इसको लगेगा कि भाई हाँ कुछ जेन्युइन चीज पढ़ रहे हैं जो जिंदगी में कुछ काम आएगा। तभी इंस्टीट्यूट पूछते हैं, तभी सीए वाले, तभी सीएमए वाले, तभी सीएस वाले का इतना वैल्यू होता है। ठीक है सर। 98 में रवि मोदी जो इसका एंटरप्रेन्योर है, यंग मैन वर्किंग इन इज फैमिली गारमेंट बिजनेस इन कोलकाता। ठीक है, फैमिली का गारमेंट का बिजनेस था, लेकिन बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल रहा था उसका पापा का। तो मोदी ने डिसाइड किया, अनदर मोदी बट नॉट नरेंद्र मोदी, इट्स रवि मोदी, डिसाइड टू वेंचर आउट ऑन हिज ओन एंड बिल्ड हिज बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच। ध्यान से सुनना, 4-5 मिनट का बात है, ध्यान से सुनना। कॉस्टिंग का क्या खेल है, स्क्रैच लेवल से अपना पापा को, फादर का जो बिजनेस था उसको डेवलप करने का सोचा। तो अपने माँ के पास गया और माँ को बोला कुछ कैपिटल दो। तो माँ ने उसको उस जमाने में 10,000 दिया था। अच्छा खासा है, 10,000 ऑन दैट टाइम, बट नॉट वेरी मच, बट ठीक ठाक। ठीक है, मतलब बिजनेस हो सकता है। 98 के टाइम पे 10,000 का वैल्यूएशन काफी है। लेकिन उसने अपना क्लोथिंग वेंचर स्टार्ट किया और उसने मेंस का जो एथनिक वेयर होता है, मेंस एथनिक वेयर मतलब लड़का लोगों का जो शेरवानी पंजाबी, ठीक है, लाइक कुर्ता पैजामा टाइप का जो एथनिक टाइप का जो होता है, धोती इस टाइप का, ये सब का जो ट्रेडिशनल स्पेशली फेस्टिव लुकिंग जो ड्रेसेस हैं, उस पे बेसिकली इन्होंने फोकस किया 10,000 से। ठीक है, तो ड्यूरिंग दी फर्स्ट 10 years ऑफ हिज बिजनेस, ध्यान से सुनना, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो इट्स अ शॉर्ट टर्म टाइम। ठीक है, इट्स अ शॉर्ट टर्म। मैं आपको अब दो चीज बताना चाहिए, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। तो पहला 5-10 साल आप इसको शॉर्ट रन में ले लो, क्योंकि बिजनेस काफी बड़ा हुआ है। तो क्योंकि इतना $1 billion का बिजनेस बन चुका है, तो इसको शॉर्ट रन ही ले लेते हैं ना। ठीक है, तो पहला 10 साल जो इसका शॉर्ट रन था, मोदी सिंपली सोल्ड हिज अपैरल टू आउटलेट्स। वो बेसिकली अपना जो भी अपैरल होता था उसको आउटलेट में बेचता था। दैट वुड आल्सो स्टॉक मल्टीपल अदर ब्रांड्स, और दूसरा ब्रांड का भी प्रोडक्ट बेचता था। इवन सोल्ड टू लार्ज स्टोर्स लाइक शॉपर स्टॉप, वेस्ट साइड, ऐसे ऐसे मतलब बड़े बड़े मॉल को भी, स्टोर को भी बेचता था। बट ही मिस द पल्स ऑफ द कस्टमर। बट कस्टमर का जो पल्स है वो एक्चुअली वो नहीं ढूंढ रहा था, मतलब ढूंढ नहीं पा रहा था। लेकिन उसका वही एक्चुअली एम था कि कस्टमर उसका प्रोडक्ट को डायरेक्टली ले। ठीक है, आफ्टर ऑल ही स्पेंट हिज formative years directly interacting with customers at his father's garment shop। तो ये इसका ना प्रैक्टिकल नॉलेज था कि कैसे कस्टमर के साथ डायरेक्टली बात किया जाता है। बट सेलिंग थ्रू अदर्स आउटलेट्स डिड नॉट गिव हिम ए सेंस। दूसरे के आउटलेट में अपना प्रोडक्ट का ना सेंस नहीं बन रहा था। तो इसलिए उसने क्या किया, व्हाट कस्टमर वाज थिंकिंग एंड फीलिंग, उसका नॉलेज नहीं मिल रहा था। एंड द आउटलेट्स डिड नॉट गिव हिम डेटा ऑन कस्टमर प्रेफरेंस। और ये सब बड़े बड़े कंपनीज उसको ना कस्टमर प्रेफरेंस के बारे में कोई आइडिया नहीं देना चाहता था, क्योंकि कोई अपना सीक्रेट क्यों बताए। ठीक है, तो मोदी ने अपना बिजनेस मॉडल को ही चेंज कर दिया। ठीक है, 2008 में मान्यवर अपना फर्स्ट एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट बनाया, ईबीओ बोलते हैं इसको। ठीक है, स्टैंड अलोन स्टोर, जो लोगों का आई बॉल लिया था, बिकॉज काफी अट्रैक्टिव वे में बनाया था। दुकान के सामने लहंगा, साड़ी वगैरह जो बेसिकली मैरिज फंक्शंस में होता है। ठीक है, लड़का लोगों के लिए भी जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस होते हैं शादी करने के लिए। ठीक है, he did not want to rely on being on one among many in someone else's stores basically। तो इनिशियली उसका जो मॉडल था, इस मॉडल का नाम होता है इकोनॉमिक लेवल में इसको कोको मॉडल बोलते हैं। कोको मॉडल मींस कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। सर ये क्या हुआ, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, मतलब खुद का कंपनी खुद ही ऑपरेट कर रहे हैं। बट ही हैड टू टाई अप अ लॉट ऑफ कैपिटल। ध्यान से सुनना, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 फैक्टर हैं। इसमें से कैपिटल का बहुत बड़ा झोल है इसमें। मतलब अपना स्टोर चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है खुद का स्टोर खुद चलाओ, काफी कॉस्टली पड़ता है। काफी पैसा इन्वेस्ट करो, उसका इंटरेस्ट भरो। ठीक है, तो इट्स अ कॉस्टली। ठीक है, सो ही चेंज द स्ट्रक्चर वंस अगेन। कैपिटल प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसने कैपिटल प्रॉब्लम क्यों हो रहा था, बिकॉज कॉस्ट मैनेज नहीं हो रहा था। तो उसने अपना बिजनेस का स्ट्रक्चर फिर से चेंज किया। और अभी लॉन्ग रन में चीजें वैरी होता है, शॉर्ट रन में भी 2-1 चीजें वैरी कर सकता है, बट लॉन्ग रन में सारा वैरी कर जाएगा। ही मूव्ड इनटू फ्रेंचाइज मॉडल। अब वो ना फ्रेंचाइज मॉडल में आ गया, फोफो मॉडल। फोफो मॉडल मींस फ्रेंचाइज ओन्ड फ्रेंचाइज ऑपरेटेड। दुकान फ्रेंचाइज का, ऑपरेट भी फ्रेंचाइज करेगा, वो बस मैनेज करेगा। अभी करेंटली
मान्यवर का जो बिजनेस मॉडल है वो फ्रेंचाइज मॉडल है। फ्रेंचाइज मॉडल में क्या होता है, पैसा आप लगाओगे, मतलब अगर आज किसी को मान्यवर का बिजनेस करना है तो मान्यवर का फ्रेंचाइज लेके आप अपना स्टोर बना सकते हो और बदले में मान्यवर आपसे एक फ्रेंचाइज का अमाउंट लेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपको खुद के अपने पॉकेट से पैसा निकालने का जरूरत नहीं है, मतलब जो ओनर है बिजनेस का, ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पर मोदी, ठीक है, मोदी को अपने पॉकेट से पैसा निकालने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, मतलब मैं एक्चुअली मान्यवर का जो मोदी है, जो ओनर है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, फ्रेंचाइज के पॉकेट से पैसा निकाल रहा है, स्टोर सेट कर रहा है और ऑपरेट भी फ्रेंचाइज को भी बोल रहे हैं कि आप ऑपरेट करो, लेकिन कैसे ऑपरेट करना है, क्या दाम रखना है, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, मैनेजमेंट मेरा। इसी तरह से हल्दीराम, बहुत सारे मॉडल चलते हैं, मियाँ मोरे, है ना। आजकल एक बड़ा फेमस बिजनेस बना है सर, एमबीए चाय वाला का, ठीक है, वो भी फ्रेंचाइज मॉडल में चल रहा है। सो दिस वे द कंपनी डिड नॉट नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन सेटिंग अप हिज ओन स्टोर। अपना दुकान बनाने का जरूरत नहीं है, उल्टा लोग खुद आपका ब्रांड का दुकान बनाएगा, लेकिन इसके लिए ब्रांड वैल्यूएशन को थोड़ा बड़ा करना। So all you needed to do is pick the right people to run the franchise. Get them to sell out 50 lakh, 50 lakh में franchise बेचा, set up the store themselves. Vedant Fashion simply took a fee for leading the brand name and operational expertise. कैसे चलाना है और अपना ब्रांड नेम भी बेचना साथ में। ठीक है, अब ऐसे क्या हुआ, धीरे धीरे उसका कैपिटल का जो उसका फ्लो, जो अपने पॉकेट से कैपिटल देना पड़ रहा था, वो धीरे धीरे इंटरेस्ट का उसका बच जा रहा है। बैंक लोन तो खुद ऐसे तो ले रहा है, लेकिन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में, या फिर विराट कोहली या फिर रणबीर सिंह को एडवर्टाइजमेंट देने में, ठीक है, ब्रांड का, ब्रांड में इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, दुकान में नहीं, स्टोर पे नहीं। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट फ्रेंचाइज कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, बेसिकली कॉस्ट को मैनेज कर रहा है, बेसिकली कॉस्ट को मैनेज कर रहा है। बिजनेस का पल्स है सर, ये बिजनेस का पल्स है। जो समझे वो जीत गया, जो नहीं समझा उसको बहुत मुश्किल, मतलब चैलेंज फेस करना पड़ेगा। तो फॉर स्टार्टर्स, बोथ मान्यवर एंड मोहे, मोहे इज फॉर मोस्ट प्रोबब्ली मोहे इज फॉर लेडीज एंड मान्यवर इज फॉर जेंट्स। ठीक है, मान्यवर एंड मोहे संस्कृत वर्ड है सर। ठीक है, have positioned themselves as aspirational brands through their advertising. That means it is able to command a premium. तब advertising काफी था और भी बड़े बड़े नाम। And since wedding are usually once in a lifetime events, है ना, हर किसी का। ठीक है, आजकल अलग बात है कि बात बात में आजकल ब्रेकअप होता है, डिवोर्स होता है, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। बट पीपल आर विलिंग टू सेल आउट बिग मनी टू वेयर अ ब्रांड। हर किसी का एक शौक होता है, सपना होता है कि मैं वेडिंग में अच्छा कपड़ा पहनूं। ये नॉर्मल है, जिसका जैसा है, कोई लाख का चाहेगा तो कोई 1000 का। ठीक है, तो पॉइंट इज दैट, जैसे अगर आप देखोगे, अगर मान्यवर के साइट भी विजिट करोगे, तो उसका मिनिमम जो ग्रूम या ब्राइड का जो ड्रेसेस होता है 12,000 से लेके 20,000 का एक एवरेज रेंज होता है। तो क्वेश्चन इज दैट, मैं यहाँ पर मान्यवर का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस मॉडल बता रहा हूँ। एंड गेस व्हाट इफ यू आर होपिंग टू स्नैग वन ड्यूरिंग एन एंड ऑफ द सीजन। बिजनेस में सेल होता है। अब हियर इज ए वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। मान्यवर ना सेल नहीं देता है। ठीक है, आप कभी नहीं देखोगे कि मान्यवर में 50% साइन देके कि सेल चल रहा है, इस तरह का कॉन्सेप्ट वो लोग नहीं चला। ठीक है, बिकॉज ये लोग ना अपना कोई भी प्रोडक्ट ना सारा साल भर दुकान में नहीं रखता है। अगर कोई बिकता नहीं है ना, तो वो इन्वेंट्री को वो रिसाइकल कर लेता है। ठीक है, तो स्लो मूविंग इन्वेंट्री टू लेस देन 4%, मतलब इसका इन्वेंट्री मतलब जो स्टॉक में पड़ा रहना, ये कॉन्सेप्ट इसका बहुत कम है। लिमिटेड आइटम बनाएगा, लिमिटेड आइटम सेल करेगा। बात समझ रहे हो? तो मतलब ये यहाँ पर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब जो कॉस्ट, मतलब अपना कैपिटल प्रोडक्ट बना के बेच दो, रख दो, और फिर ईयर एंड में एक सेल लगा दो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट में ये बिलीव नहीं करता। ठीक है, मतलब it has all the data in the world about customer preference that it has been able to limit the slow moving inventory less than 4%। 4% से भी कम इसका स्लो मूविंग इन्वेंटरी है। Essentially they don't have old stock to clear and they don't need sell। मतलब ये बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है सर, एंड इसीलिए तो स्टॉक में इतना डेवलपमेंट दिखा, मतलब शेयर मार्केट में। सो व्हाट अबाउट अदर कॉस्ट? अदर कॉस्ट भी तो है। यू आस्क, आफ्टर ऑल मोस्ट ऑफ दिस एथनिक वेयर रिक्वायर्स फैंसी एम्ब्रॉयडरी, मैनुअल वर्क, है ना, ये तो कॉस्टिंग का पार्ट है। बिजनेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी में खर्चा होता है। वेल, तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने क्या किया? कंपनी कीप्स ए फार्म लीड ऑन दैट टू। इट रन्स ऑल इट्स ऑपरेशन आउट ऑफ ए सेंट्रल वेयरहाउस इन द होम सिटी कोलकाता। इसका एक वेयरहाउस है जो कोलकाता में। इट इज ए लोकल आर्टिशन, मतलब कोलकाता में ना एक्चुअली ये कपड़ा का काम करने का जो ट्रेडिशन है ना, मुगल पीरियड से। ठीक है, वेस्ट बंगाल में कोलकाता के आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है, हुगली, हावड़ा, ठीक है, हावड़ा में तो ये सब डिजाइनर का जो वर्कर है ना, ये हब है। आज से नहीं सर, 500-700 साल पहले
फ्रॉम द मुगल एरा, इवन मोर देन दैट। ठीक है, मुगल को भी उसका आइडिया मिला था बिकॉज यहाँ के लोगों को ना कपड़ा में डिजाइन करना आता है, स्पेशली हावड़ा, हुगली, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, नदिया, मुर्शिदाबाद, कुछ एरिया है वेस्ट बंगाल में जो कपड़ा का काम करने में बड़ा माहिर है। ठीक है, स्पेशली उसमें क्राफ्ट्समैन का काम करना, to do the work. I did maintain only 25 designer on its payroll. 25 डिजाइनर रखते हैं, and it since the company is all about efficiency, it has been able to slash cost by automating sorry its supply chain. मतलब कॉस्ट कैसे भी करके एक ही बात है सर, देखो कॉस्ट को स्लैश करना है, कट करना है। ठीक है, कॉस्ट को कम करके बिजनेस को कैसे सर्वाइव करना का एक जीता जागता एग्जाम्पल मानने में जो आपके सामने मैंने रखा। ठीक है, और ये procuring fabric from vendors to replenishing stores with new stocks and even assigning tasks to their jobbers to create the account. इस तरह से धीरे धीरे इसने अपना बिजनेस को डेवलप किया और डेवलप करते करते आज इसने अपना बिजनेस को इस लेवल में लेके गया और अपने कॉम्पिटिटर से रिसेंट में काफी डेवलप किया। इसका बहुत सारा कॉम्पिटिटर है, बहुत सारा इसका फैशन डिजाइनर में भी बहुत बड़े बड़े फैशन डिजाइनर, बड़े बड़े कंपनी रिलायंस रिटायल, आदित्य बिरला, ठीक है, बड़े बड़े कॉम्पिटिटर हैं। अगर आप इंडिविजुअल डिजाइनर का बात करें, मनीष मल्होत्रा, आबू जानी, संदीप खोसला, रितु कुमार, सत्यपाल, ठीक है, आदित्य बिरला के पास सब्यसाची, तरुण तहिलानी, ठीक है, बड़े बड़े कॉम्पिटिटर हैं, बट फिर भी मान्यवरन मोहित अपना जगह बना रहा है। ठीक है, तो वेदांत फैशन अपना बिजनेस को ग्रो कर रहा है और इसके पीछे मेन रीजन है कॉस्ट को कट करके पब्लिक का डिमांड को फुलफिल करना, और उसी का नतीजा है कि 900 का शेयर 6 मंथ्स में 1400 में पहुंचा। इसके बारे में मैंने क्लास में, स्टॉक मार्केट क्लास में बहुत पहले भी डिसीजन लिया था, तो आज कोई स्टूडेंट ने मुझे याद दिलाया तो मैं उसको पढ़ रहा था। मैंने सोचा अभी आप लोगों का क्लास स्टार्टिंग के टाइम पे, क्योंकि क्लास में तो कॉस्ट ही चल रहा है, तो क्यों ना एक बार ये मान्यवर मोहित का कॉस्ट मैनेज करने का एग्जाम्पल आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए। तो प्लीज टेल मी सर, इतना मुझे बताओ कि बिजनेस किस तरह से अपना कॉस्ट को मैनेज करने के लिए डिसीजन लेता है। आपको समझ में आ रहा है सर? हेलो, प्लीज बोलो सर। नयनी, सना, सभी को पूछना होगा, राजन्ना, विदिशा, शुभजीत, टेल मी सर। साहिल, रवि, दीपायन, बोलो सर, समझ में आ रहा है ना सर? हाँ सर। ठीक है, चलिए अब पॉइंट में आ जाते हैं वापस। ठीक है, कि सर ये शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, ये सब है क्या, कैसे हम लोग इसको मैनेज करेंगे, ठीक है, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, ठीक है, सारा का सारा मैटर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जितना पेशेंस में सुना मान्यवर मोहित का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरा अच्छा लगना या ना लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता सर। फर्क ये पड़ता है कि अगर आप इसको समझ रहे हो तो आप थ्योरी ऑफ कॉस्ट को दिलो जान से समझो। ठीक है, सो नाउ फोकस करते हैं शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट, तो जिसमें आपके सामने क्या है, टोटल कॉस्ट। सो नाउ व्हाट इज टोटल कॉस्ट? सर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द सम ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर incurred in producing a given volume of output। बड़ा सिंपल बात है ना, मान्यवर मुनि का बिजनेस देखने के बाद ये क्या चीज है, ये बहुत ही सिंपल सा बात हो गया ना कि आप अपना जितना टोटल प्रोडक्शन करने में कितना खर्चा करते हो, तो जितना आउटपुट आप बनाओगे उसमें जितना टोटल खर्चा पड़ेगा, दैट इज योर टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट के अंदर दो चीज होता है सर, एक टीएफसी और एक टीबीसी। टोटल कॉस्ट में दो कॉन्सेप्ट होता है। जैसे अगर मान्यवर का मैं बात करूं तो मान्यवर के पास दो कॉस्ट है, मतलब एक उसका फिक्स कॉस्ट होगा और एक उसका वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो व्हाट इज फिक्स कॉस्ट? व्हाट इज फिक्स कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज विद चेंजेस इन द लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब आपका आउटपुट लेवल बढ़ जाएगा बट आपका फिक्स कॉस्ट नहीं बदलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पर्टिकुलर, जैसे मानो कि इसका कोलकाता का, मान्यवर मोहित का जो कोलकाता में इसका जो वेयर हाउस है, ठीक है, जहाँ पर ये प्रोडक्ट बनाते हैं और गोडाउन में स्टोर करता है, ठीक है, और ऑल ओवर इंडिया सप्लाई भी करता है। ठीक है, क्वेश्चन इज दैट कि ये जो रेंट देता है इसका, ठीक है, ये इसका फिक्स्ड है ना। अब रेंट तो हर साल तो चेंज नहीं होता, इवन हर महीने में भी चेंज नहीं होता, मे भी 3 साल 4 साल में एक बार रेंट बदलेगा। ठीक है, तब 10% 5% में रेंट बदलता है। लेकिन शॉर्ट रन में रोज रोज रेंट नहीं बदलता, ये बात याद रखो।
या फिर अगर आपका कुछ इंश्योरेंस है बिजनेस का, से फॉर एग्जांपल आपका मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, तो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में आपका इंश्योरेंस होगा, फायर इंश्योरेंस, ब्रेकडाउन इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, लॉस इंश्योरेंस, बहुत सारे इंश्योरेंस हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस मॉडल इंश्योरेंस होता है। तो इंश्योरेंस का जो आप प्रीमियम भरते हो वो भी आपका फिक्स्ड है। सो बेसिकली आपका आउटपुट कितना भी बदल जाए, शॉर्ट रन में कुछ चीजें आपका फिक्स्ड रहता है, तो जो फिक्स्ड है उसे फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट चेंज विद चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मैं इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन शो करता हूं आपको, जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट ना हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है हर बिजनेस में। ठीक है, से फॉर एग्जांपल ये एक छोटा सा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। अगर आपको कल आप जब सीए बन जाओगे या सीएमए बन जाओगे या कॉस्ट अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे, तो आपको भी ना इस तरह से ये सब कौन कौन काम करता है, ये सब चीजों का ये एनालिसिस कौन किया पता है आपको? चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, यही लोग तो डेटा एनालिसिस करने का काम करता है कंपनी में। ठीक है, एज एन अकाउंटेंट या फिर एज एन एक्सपर्ट्स ऑफ फाइनेंस आप ही को करना है। ये जो डेटा है ये मैंने लिया आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का डेटा। ठीक है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज मतलब आईसीआईसीआई कंपनी का जो स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट एनालिसिस कंपनी, और एक कंपनी है एसेट मैनेजमेंट में बड़ा फेमस है, मेरे एसेट कैपिटल मार्केट्स इंडिया, इनका डेटाबेस से ये लिया गया। तो यहाँ पर कौन ये सब डेटा में काम किया? तो आप लोग आगे जाके क्या करोगे सर? यही तो करना है। इकोनॉमिक्स क्या है? डेटा है, एनालिसिस है और उसका प्रेजेंटेशन है। डेटा है, एनालिसिस है और उसका प्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पर जिस तरह से ग्राफिकली इसको प्रेजेंट किया गया, वेदांत फैशन का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर या वेदांत फैशन का ये भी तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। ये देखो, ठीक है, ये जो ग्राफ ड्रॉ हुआ, तो इसमें क्या दिखाया गया? इसमें एक तरफ आपने एक्स एक्सिस देखो सिमिलर एकदम एग्जैक्टली जैसे हम आपको बताते हैं इकोनॉमिक्स में जो ग्राफ होता है ना, वो एकदम रियल लाइफ प्रैक्टिस है सर। ये देखो, इधर वाई एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस। ठीक है, एक एक्स एक्सिस में आपको ईयर को बोला गया, ठीक है, और इधर मतलब बेसिकली इस साइड में भी ग्राफिक को प्रेजेंट किया गया यहाँ पर। तो एक तरफ रेवेन्यू शो किया गया और एक तरफ ग्रोथ को दिखाया गया। सिमिलरली जब हम लोग किताब में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा इजी वे में देखते हैं इसको, ज्यादा ब्रॉड पैरामीटर में नहीं देखते, नॉर्मल पैरामीटर में देख लेते हैं कि मेरा जो बिजनेस चलेगा उसमें मेरा एक तरफ मैं आउटपुट निकालूंगा, ठीक है, प्रोडक्शन जो मेरा एक्स एक्सिस है, और एक तरफ मेरा कॉस्ट। अब देखो यहाँ पर बड़ा सिंपल है ना कि आपका आउटपुट 0, 2, 4, 6, 8, 10, चाहे वो केजी में हो, टन में हो, व्हाटएवर। ठीक है, केजी हो सकता है, क्विंटल हो सकता है, टन हो सकता है, पीस हो सकता है, डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। अब आपका जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका कॉस्टिंग भी बढ़ता जाएगा। कभी 20,000, तो कभी 40,000, तो कभी 60,000, तो कभी 80,000, तो कभी 100,000, है ना। लेकिन एक खर्चा है, आप देख सकते हो 0 और 20 के बीच में, दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट विच इज फिक्स्ड। प्रोडक्शन बढ़ने के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। शॉर्ट रन एंगल में देखा जाए तो इट्स जस्ट रिप्रेजेंट लाइक रेंट और इंश्योरेंस प्रीमियम टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट जो फिक्स्ड है। चाहे आउटपुट कितना भी बढ़े, जिस कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं आता उसे फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, सो इट्स ये एक्स एक्सिस के बराबर ही दिखता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के बराबर ही नजर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर? और क्यों होता है ये भी समझ में आया होगा। तो टोटल फिक्स कॉस्ट का ये है कॉन्सेप्ट। नाउ देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब आपके मन में चल रहा है सर वेरिएबल कॉस्ट क्या है? ठीक है, सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट चेंज विद चेंजेस इन लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट चेंज के साथ साथ जो कॉस्ट चेंज होता है उससे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, है ना। सो इन दी इट हैज इनवर्स एस शेप, और इसका जो शेप होता है ना वो उल्टा एस जैसा होता है, एंड स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, और जो एकदम ओरिजिन से होता है तो स्टार्टिंग लेवल से, जब बिजनेस में आउटपुट बना ही नहीं तब से आपका ये कॉस्ट हो सकता है। ठीक है, तो इट्स लाइक जैसे that as output zero cost is also zero, as output increases cost increases, for example raw material, power, etc. ठीक है, मतलब बात को समझे सर, ये वेरिएबल कॉस्ट बिजनेस के एकदम ओरिजिन से क्यों होता है, ये वाला है सर। देखो ठीक है, ग्राफ के ही अंदर ही आप इसका कॉन्सेप्ट समझो। ये आपका ओरिजिन है, दिस इज योर ओरिजिन। अब ओरिजिन का ये जो सिचुएशन है एकदम बेसिक लेवल में, ये जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का लाइन जो कुछ उल्टा एस की तरह, इनवर्स एस की तरह नजर आ रहा है आपके सामने, ये ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब शुरू से,
अब क्या कहना है, मानो कि किसी ने अभी भी कोई प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया, जस्ट फैक्ट्री बनाया, तो फैक्ट्री बनाया तो रॉ मटेरियल भी, जैसे मानो अगर मैं मान्यवर या मोही का ही बात करूं, तो मान्यवर मोही के लिए कपड़ा, फैब्रिक्स, धागा, मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूता या धागा, जो भी बोलो आप, ठीक है। तो ये जो भी चीजें एक कपड़ा को बनाने के लिए जरूरी होता है, ठीक है, वो उसका रॉ मटेरियल। तो चाहे मान्यवर या मोही ने अभी तक कोई एक भी लहंगा या एक भी शेरवानी या कुर्ता बनाया कि नहीं बनाया, फर्क नहीं पड़ता, रॉ मटेरियल में उसका खर्चा तो हो जाएगा, है ना, रॉ मटेरियल में एक्सपेंस तो हो जाएगा। और अगर आप एक शॉप ओपन करोगे या फिर एक स्टोर ओपन करोगे, उसका दुकान में सेल हो ना हो, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट तो आएगा। अब दुकान में बिना लाइट का तो नहीं बैठोगे ना, लाइट तो जलाओगे, थोड़ा फैन भी ऑन करोगे। सो कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, बिजनेस में आउटपुट हो ना हो, स्टार्टिंग लेवल से आपके बिजनेस में जो खर्चा होता है वो वेरिएबल कॉस्ट होता है। सो वेरिएबल कॉस्ट एकदम ओरिजिन लेवल से ही रहता है, और इसका सेप थोड़ा सा उल्टा एस की तरह होता है। इसके पीछे भी रीजन होता है, शुरू में थोड़ा सा मतलब ये ज्यादा होगा, फिर ये थोड़ा सा कम होता है, फिर धीरे 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 ये थोड़ा सा बढ़ भी जाता है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा और आगे आगे बताऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज करता है, कॉस्ट इंक्रीज करता है। इट्स लाइक रॉ मटेरियल का खर्चा हो, पावर का खर्चा हो, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बात कर रहे हैं सर, ठीक है। तो सिंपल है, अगर आप ये स्टैटिस्टिकल टेबल देखोगे, आउटपुट 0 है, फिक्स कॉस्ट 10 है, वेरिएबल कॉस्ट 0 है। स्टार्टिंग में जब आपका आउटपुट नहीं है, वेरिएबल 0 है, पर टोटल कॉस्ट 10। पर जैसे ही आपने थोड़ा सा आउटपुट किया, थोड़ा सा आउटपुट में आपने ध्यान दिया, आपका वेरिएबल कॉस्ट 10, बट वेरिएबल सॉरी फिक्स कॉस्ट तो 10 ही रहेगा। फिक्स तो ऑलवेज फिक्स्ड, जो फिक्स्ड अभी है वो शुरू से एकदम फिक्स्ड ही है। लेकिन अगर वेरिएबल कॉस्ट देखे, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है। देखो 8, 13, 16, 20, 26, 35, 47, 63, 83, नॉर्मल बात है सर। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट बढ़ जाएगा। पहले एक लहंगा बनाएगा या 4 लहंगा बनाएगा, ठीक है, फिर 4 की जगह 8 लहंगा बन जाएगा, है ना। अरे लहंगा वगैरह तो आप लोग जानते ही है ना, लहंगा क्या बोलते हैं, घाघरा, बहुत सारी चीज बोलते हैं, आप लोगों को ज्यादा पता है, साड़ी हो या कुर्ता हो, वट जो भी फैशन हो, लड़कियों का फैशन हो या लड़कों का फैशन, यू ऑल नो दीज थिंग्स एंड बेसिकली मान्यवर एंड मुहे के पर्सपेक्टिव से बात करें, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन लेवल या आउटपुट लेवल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा। लेकिन फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड है, और टीएफसी और टीबीसी को ऐड करके आपको टोटल कॉस्ट मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप देखें 10 + 0 10 है, स्टार्टिंग में तो सिर्फ फिक्स रहेगा, वेरिएबल नहीं है। जैसे प्रोडक्शन बढ़ा, फिक्स तो था ही, वेरिएबल भी ऐड हो गया, तो 10 + 8 करके 18 आ गया, 10 + 13 करके 23 आ गया, 10 + 16 करके 26 आ गया। इस तरह से आपका टोटल कॉस्ट भी डे बाई डे बढ़ता गया। सो अगर आप ये सिंपल स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट को ग्राफिकल प्रेजेंट करोगे, ग्राफ में प्रेजेंट करोगे, सिंपल स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट को अगर आप ग्राफ में प्रेजेंट करोगे, तो आपका ग्राफ देखने में कुछ ऐसा नजर आएगा सर। जैसे मानो बिजनेस में तो आपका 10,000, अगर मैं इसको 10,000 मानूं, ठीक है, 10,000 जिसको लेके एक्चुअली मान्यवर और मुहे का जो ओनर है, उसने स्टार्ट किया था अपनी माँ से लेके, है ना, 10,000 का फिक्स कॉस्ट लेके स्टार्ट कर दिया, फिर धीरे 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 कैपिटल को बढ़ाता गया, और बढ़ाते बढ़ाते बिजनेस को डेवलप, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इस लेवल में बढ़ता गया। और साथ में तो टीएफसी और टीबीसी, मतलब टीबीसी ये रहा, टीएफसी ये रहा, दोनों ऐड होके जो टोटल कॉस्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड टीसी, दैट इज कॉल्ड, इसलिए टीसी दोनों के ऊपर है, क्योंकि टीएफसी प्लस टीबीसी होके तब ना टोटल कॉस्ट आएगा, दैट इज वाई टीसी सबसे ऊपर में, ठीक है सर। और ये जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता गया, वैसे वैसे आपका ये भी बढ़ता गया। ये 93 तक गया है, इसीलिए देखो ऑलमोस्ट टचिंग 100, ऑलमोस्ट टचिंग। So this is a very simple concept of total cost, total variable cost and total fixed cost. और मैंने आपको लास्ट दिन एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट के बारे में भी बोला था, ठीक है। देयर आर सम कॉस्ट व्हिच आर नाइदर परफेक्टली वेरिएबल नॉर एब्सोल्युटली फिक्स्ड। कुछ ऐसा भी कॉस्ट बिजनेस में नजर आता है जो ना तो पूरा का पूरा वेरिएबल होता है और ना ही पूरा का पूरा फिक्स्ड होता है, in relation to the changes in the size of the output. They are known as semi-variable cost. Example: electricity charges include both and fixed charge and charge based on consumption. जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करो ना करो, आपका एक मिनिमम बिल आता है,
एक मिनिमम बिल आपको पकड़ाया जाता है सर। जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी में ही नहीं, टेलीफोन के केस में, अगर आपके घर में टेलीफोन है तो टेलीफोन का भी बिल आप यूज करो ना करो, आपका एक टेलीफोन का बिल देना ही पड़ता है बेसिक, ठीक है, जिसको रेंटल भी बोल सकते हो आप, यू कैन ऑल्सो सेड एट रेंटल, ठीक है। सो पॉइंट इज दैट कंजम्पशन के साथ साथ अगर आपका यूज बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा, बट अगर यूज ना है तो मिनिमम एक चार्जेस, रेंटल चार्जेस बोलो या फिर एक लाइसेंस चार्जेस बोलो, आपको भरना पड़ता है, ठीक है। सो आपका जो लाइसेंस चार्ज है दैट इज फिक्स्ड, बट जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा वैसे ये वेरिएबल होता है। अगर आप टैक्सी में चढ़ते हो, कभी अगर आप कोलकाता में येलो टैक्सी में चढ़े हो, टैक्सी में चढ़ते ही आपका एक मिनिमम फेयर आता है, जानते हो सर आप लोग, मिनिमम 30 रुपीज मोस्ट प्रोबेबली। कोलकाता में अगर आप टैक्सी में चढ़ोगे, मीटर वाला टैक्सी, ठीक है, कैब का बात नहीं कर रहा हूँ, कैब का सिस्टम अलग होता है। कोलकाता का ये जो टैक्सी है ना, ये टैक्सी में चढ़ते ही जैसे इसका मीटर ऑन करोगे, मतलब ड्राइवर ऑन करेगा, मीटर ऑन होते ही आपका एक फेयर आएगा, मोटा मोटी 2 किलोमीटर तक शायद फिक्स भाड़ा रहता है 30 रुपीज। फिर जैसे 2 किलोमीटर चेंज होता है, पर किलोमीटर में 14 रुपीज करके भाड़ा चार्ज होता है, 14 आई थिंक 14 पर किलोमीटर में 14, ठीक है, 12 या 14 ऐसा कुछ है, ठीक है, उसके बेसिस में आपका भाड़ा चार्ज किया जाता है पर किलोमीटर के हिसाब से। तो कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में जो 30 रुपीज था इसका मीटर, जो इलेक्ट्रिक मीटर होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर देखना, ठीक है, स्टार्टिंग में 30, लेकिन उसके बाद पर किलोमीटर में 14 प्लस 14 अब चलता जाएगा, किलोमीटर जैसे जैसे चेंज होता जाएगा वो भी चेंज हो जाएगा, लेकिन उठते ही एक 30 रुपीज आपको देना पड़ेगा। अगर आप कभी भी बस में चढ़ते हो, गवर्नमेंट बस जो कोलकाता में चलता है या फिर कोलकाता में जो गवर्नमेंट कंट्रोलिंग बस चलता है, ठीक है, कोलकाता में प्राइवेट मतलब जो पब्लिक बस, कोलकाता बस, कोलकाता में बस में चढ़ोगे, चढ़ते ही आपको एक 10 रुपीज देना है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आपका किलोमीटर बढ़ता जाएगा या आपका डेस्टिनेशन दूर होता जाएगा, 10 का भाड़ा 10 से 12 15 18 20 25 ऐसा भाड़ा होता है, ठीक है, इट्स लाइक दैट। सो कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। कुछ एरिया में ऐसा होता है, कुछ बिजनेस में ऐसा होता है कि जिसमें आपको सेमी फिक्स्ड एज वेल एज सेमी वेरिएबल दोनों नजर आता है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो टेलीफोन बिल हो, चाहे वो बस का भाड़ा हो, चाहे वो टैक्सी का मिनिमम फेयर हो, ठीक है, चढ़ते ही देना, ठीक है, बस में चढ़े हो तो देना पड़ेगा, टैक्सी में चढ़े हो तो देना पड़ेगा, ठीक है, देना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट है। लॉ में आप लोग लॉ में भी पढ़े हो, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, चढ़ गए तो देना पड़ेगा, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी दो तरह का देखने को, एक नॉर्मल सेमी वेरिएबल और एक होता है स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, मतलब जो स्टेप बाय स्टेप वेरी करता है, जैसे ये बस का फेयर या टैक्सी का फेयर स्टेप बाय स्टेप वेरी करता है, और एक होता है आपका एक फिक्स रेंटल रहता है, और फिर उसके साथ जैसे इलेक्ट्रिसिटी का जैसे जैसे कंज्यूम करोगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे कंज्यूम करोगे बढ़ता जाएगा, लेकिन एक मिनिमम रेंटल आपको देना पड़ता है। लेकिन बस का फेयर चढ़ते ही 10 टका, फिर इतना गया तो और 2 टका ऐड हो गए 12 टका, फिर और 2 टका ऐड हो गए 14 टका, फिर और 2 टका ऐड हो गए 16 टका। इस तरह से ये स्टेप वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से देखने में मिल रहा है, ठीक है। या फिर जब फोरमैन का सैलरी होता है ना, जो लेबर वगैरह का, उसका सैलरी भी इसी तरह से सेमी वेरिएबल कॉस्ट के थ्रू से भी दिया जाता है, मतलब एक मिनिमम वेजेस फिक्स कर दिया जाता है, उसके बाद जितना घंटा एक्स्ट्रा काम करेगा पर घंटे के हिसाब से, या फिर जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करेगा उसके हिसाब से उसका वेजेस भी तय होता है, एक मिनिमम वेजेस देना पड़ता है। एक लॉ आता है सर, इंडस्ट्रियल लॉ या लेबर लॉ बोल के, हर किसी को हर एक को पढ़ना पड़ता है, मतलब चार्टर्ड के लिए भी है, सीएमए सीएस के लिए तो है ही, और सीएमए को तो पढ़ना ही पड़ता है लेबर लॉ, इसको हम लोग इंडस्ट्रियल लॉ या फिर लेबर लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल लॉ या लेबर लॉ भी बोलते हैं। उसमें ना एक एक्ट आता है मिनिमम वेजेस एक्ट बोल के, ठीक है, तो मिनिमम वेजेस एक्ट एक होता है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ठीक है, तो उसमें ये सब बताया गया कि आपको मिनिमम कितना वेजेस देना पड़ेगा, फिर एक्स्ट्रा काम करेगा तो उसके हिसाब से आपको बोनस देना है, एक्स्ट्रा काम करेगा तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना है, ड्यूट मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं उसका एक क्या नाम है सर, मतलब ओवर ड्यूटी, ठीक है, तो आप ओवर ड्यूटी करोगे तो ओवर ड्यूटी का पेमेंट करना है, ठीक है, ऐसा ऐसा सिस्टम है बच्चों, और इस सिस्टम को सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर काउंट किया। तो सर बोलना चालू करो ना, ये कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होगा, इतना प्रैक्टिकल कनेक्शन है सर, ठीक है। सो इन द अबव फिगर हम लोगों ने देखा किस तरह से सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी काम करता है। हाँ सर बोलो, कोई कुछ बोलना चाहते हो, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है?
हेलो, बोलो सर। अभी तक जो कुछ भी मैंने समझाया आप लोगों को, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? कनेक्ट हो रहा है सब? बिजनेस का हार्डकोर एरिया बात हो रहा है सर? बोलो, क्लियर हो रहा है कि नहीं? अरे तो जवाब तो दो। रवि, नयनी, बोलो सर। श्रद्धा, किसी का आवाज नहीं। तो कहाँ है कि नहीं, या खो गए? आवाज दो हमको, हम खो गए। बोलो सर, आप लोग कनेक्टेड हो या नहीं हो? कुछ तो बोलो। यस सर। ऐसा, ओके। अब सर कुछ और डेप्थ में जाएंगे सर, ठीक है? मतलब आप लोगों का दिमाग और खराब करना सर। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को थोड़ा सा और डिटेल्स में जाना। शॉर्ट रन में बिजनेस को ना एवरेज कॉस्ट मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है? मतलब कॉस्ट तो है बट एवरेज कॉस्ट, ठीक है? एवरेज कॉस्ट का भी ना कुछ क्राइटेरिया, ठीक है? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, अब एवरेज कॉस्ट में भी कुछ ऐसे होते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट मतलब क्या है कि एवरी ईयर बिजनेस को कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ता है। अब बिजनेस अगर 5 साल या 4 साल तक शॉर्ट रन पीरियड में चल रहा है, 5 ईयर्स, ठीक है, शॉर्ट रन पीरियड, तो बिजनेस ना एग्जैक्टली टोटल मैटर में बात नहीं कर पाता। तो बिजनेस को ना एक एवरेज, एक जिसको हम लोग गौड़ खर्चा बोलते हैं, ठीक है? मतलब एवरेज में कितना हो रहा है, एवरेज में फिक्स कितना है, एवरेज में वेरिएबल कितना है, एवरेज में टोटल कितना है, और मार्जिनल क्या है, ये बिजनेस का एनालिसिस करना जरूरी है। मतलब आप एकदम एग्जैक्टली टोटल कॉस्ट, एग्जैक्टली टोटल फिक्स, एग्जैक्टली टोटल वेरिएबल ऐसा नहीं बोल सकते। आपको ना उसको एवरेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज करने से आपको एक रफ आइडिया आ जाएगा आपके बिजनेस के बारे में। तो कैसे कैलकुलेट करना है मैं आपको समझाऊँ। सर एवरेज फिक्स कॉस्ट इज द टोटल फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट एक्चुअली फिक्स कॉस्ट ही है, बट इसको आप अगर आउटपुट से डिवाइड करोगे तो आपको एवरेज आ जाएगा। मतलब जब हम लोग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, मतलब कितना आपका आउटपुट हो रहा है उससे आप डिवाइड कर देंगे, तो हमें एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। मतलब पर यूनिट में कितना खर्चा पड़ेगा, पर यूनिट पे कितना खर्चा पड़ता है। जैसे मानो कि अगर मैं मान्यवर या मुनि का बात कर रहा हूँ, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आज मान्यवर मुनि में केस स्टडीज लिया तो मैं उसी के बारे में आपको बात करूँ एग्जैक्ट, जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पस। कल हो सकता है कि आपको मान्यवर में ही जॉब मिल जाए, ठीक है? आप मान्यवर का चार्टर्ड हो जाओगे, ठीक है? आप या फिर मान्यवर का कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे, है ना? कॉर्पोरेट है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो भी अपना कोलकाता का है। से फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लें, ठीक है, मेड इन इंडिया, ठीक है, और इसमें आपके सामने डिफरेंट एक्सेसरीज हैं। जस्ट एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे मानो कि ये शेरवानी, ठीक है, आप शेरवानी का क्या दाम बता रहे हैं सर? सर प्राइस बताया जा रहा है 30,000, ये शेरवानी का दाम बताया जा रहा है। ये मुझे बड़ा पसंद आ रहा है। क्या दाम है सर? 29,999, ठीक है, 30,000 का दाम है सर। प्रिस्टीन ऑफ वाइट शेरवानी विद दुपट्टा, इसका सेल प्राइस है, ठीक है सर। नाउ बात ऐसा है कि सेल प्राइस तो है, बट ये सेल प्राइस पहुंचते इसको कॉस्टिंग मैनेज करना पड़ा, ठीक है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट तब ना बना सेल। जब आप लोग मैम के पास कॉस्टिंग पढ़ोगे ना, तो आपको कॉस्टिंग का बड़ा आइडिया आ जाएगा सर, ठीक है? कॉस्टिंग प्लस प्रॉफिट तब आपका बनेगा सेल प्राइस, है ना? तो कॉस्टिंग के साथ प्रॉफिट को लगाया गया और फिर सेल प्राइस को बनाया गया। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम इन दैट। नाउ मैं आपको कनेक्ट करता हूँ इसके लिए। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज द टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय द आउटपुट। अब मानो कि एक 30,000 का एक प्रोडक्ट तो नहीं है इसके पास, है ना? ऐसा कितना सारा प्रोडक्ट है। अगर बिजनेस ने जब 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 एक कंपनी जब मैन्युफैक्चर करता है, तब एक पर्टिकुलर शेरवानी तो नहीं कर रहा है ना, और वो भी इसका साइज भी है। हाँ, आप जस्ट इमेजिन करो, एक स्मॉल साइज होगा, एक मीडियम साइज होगा, एक लार्ज साइज होगा, एक एक्स्ट्रा लार्ज होगा, एक डबल एक्सएल का भी है, सब अवेलेबल है। तो मतलब एक पर्टिकुलर का कितना प्रोडक्ट है सर? एक पर्टिकुलर का ही 1 2 3 4 5, ठीक है? तो 30,000 करके 5, मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट के पीछे कंपनी का 1.5 लाख का एक सीजन में खर्चा है। हाँ, एक स्टोर का बात कर रहा हूँ मैं,
एक सिंगल प्रोडक्ट के पीछे अलग अलग साइज के लेके 1.5 लाख का खर्चा है। ऐसा अगर एक बिजनेस अगर ऐसा 30 आइटम्स भी बनाएगा, जस्ट इमेजिन, ऐसा अगर 100 आइटम, 100 मतलब लड़का लड़की मिला के अगर 100 तरह का आइटम भी बनाता है, सो 1.5 लाख इंटू 100, 1.5 लाख इंटू 100 कितना हो जाएगा? 4606 कितना होता है सर? बोलो ना। 1.5 करोड़ क्या? 1.5 करोड़। हाँ सर, 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। 1.5 करोड़ का, अच्छा अगर मैं इसमें तो सेल प्राइस भी काउंट कर लिया मैंने। अगर मैं मान के चलता हूँ कि इसमें 30% प्रॉफिट है, ठीक है, अगर 30% प्रॉफिट है तो 1.5 करोड़ का 30% हटा दो आप, 1.5 करोड़ का 30% हटा दो, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट है। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए मान रहा हूँ कि 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है अगर बिजनेस 50 लाख कमा लेगा तो, ठीक है, या फिर 1 करोड़ 30 लाख का 1.2 करोड़ का खर्चा है, बाकी 30 लाख कमा लेगा, है ना। तो जस्ट एग्जांपल के लिए 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो 1 करोड़ इन्वेस्ट करके अगर कंपनी 100 प्रोडक्ट बनाता है तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 100 करेगा, ठीक है, तो कंपनी को पर यूनिट का खर्चा मिल जाएगा, है ना। पर यूनिट में कितना खर्चा पड़ जाए उसका हिसाब आ जाएगा कि भाई मेरा पर यूनिट में 10,000 का खर्चा पड़ता है, तो उसमें क्या मिल जाएगा कंपनी को, एक एवरेज फिक्स खर्चा पर यूनिट पे कितना खर्चा पड़ेगा उसका आइडिया बिजनेस को लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि बिजनेस जब बनाएगा ना, वैसे एक एक करके सोचेगा नहीं, वो एक लॉट में बनाएगा, ठीक है, भाई मेरा ऐसा ऐसा प्रोडक्ट मैं बनाना होगा और इसको बनाने के लिए मुझे इतना प्रोडक्ट बनाना है, मुझे इतना साइज का बनाना है और मुझे इतना स्टोर में देना है, ठीक है। इसी हिसाब करके बिजनेस अपना प्रोडक्ट को डेवलप करता है, ठीक है, और उसके हिसाब से उसको अपना कैपिटल और सेल के बारे में सोचना पड़ता है। So it's a very simple concept, but it's a very tricky concept also. It's a very simple but tricky for businessman, क्योंकि बिजनेसमैन को दाव लगाना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है। जुआ है ना सर, जुआ तो है ही। लोग सोचते हैं जिंदगी मतलब जुआ बहुत बेकार चीज है। अरे भाई बिजनेसमैन डेली जुआ खेलता है, उसने 1.5 करोड़ लगा दिया, पता नहीं सेल होगा कि नहीं होगा, कोई उसके दुकान में आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, एक बिजनेसमैन का जिगरा सोचो आप, 1.5 करोड़ लगाने के बाद अगर वो सोचने लग जाए अगर सेल नहीं हुआ तो क्या होगा, है ना। ऐसा नहीं सोचते बिजनेसमैन। बिजनेसमैन आर ऑलवेज पॉजिटिव, दे ऑलवेज नो कि कस्टमर आज नहीं तो कल आएगा। कोरोना में 38% नीचे गिरा था फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, अब देखो 84% का गेन करके बैठा हुआ है, मतलब कंपाउंडेड ग्रोथ रेट। सो दिस इज हाउ अ बिजनेसमैन माइंड इज लाइक दैट, ठीक है। बिजनेसमैन ऐसी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ सोचता है, ठीक है। ऐसा ही बिजनेसमैन की तरह माइंड बनो, ठीक है, कि जो होगा देखा जाएगा, करना है प्रॉफिट करना है, एग्जाम के लिए भी वही सोचना है, ठीक है। करना है, पढ़ना है, लिखना है, प्रॉफिट करना है। प्रॉफिट मतलब एग्जाम में डिस्टिंक्शन के साथ पास करना है, ठीक है, दैट इज लाइक अ प्रॉफिट, ठीक है, सुपर प्रॉफिट। बताएंगे सर, जब हम लोग मार्केट में आएंगे ना तो सुपर प्रॉफिट के बारे में बताएंगे। सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, ये बताऊंगा जब मार्केट का चैप्टर में होगा, तब तक कॉस्टिंग पढ़। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो कार्व होता है ना, वो देखने में थोड़ा सा अलग होता है। जनरल शेप ऑफ एफसी कर्व इज डाउनवर्ड्स। हर बिजनेस का जो एवरेज फिक्स कॉस्ट होता है वो धीरे धीरे थोड़ा कम हो जाता है, and it does not touch the x axis. AFC cannot be zero. It is not U shape. It is not U shape. The curve is called rectangular hyperbola. ये U shape भी नहीं होता और ये धीरे धीरे डाउनवर्ड होता है और एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करता, और इसको देखने में जो शेप होता है ना, इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलता है। अब मैं प्योर मैथ्स में जो जियोमेट्री या ट्रिगोनोमेट्री होता है ना, उसमें ये हाइपरबोला क्या है ये सब बताया जाता है, मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, ठीक है, वो हमारा जाने का जगह नहीं है। सो मुझे पता भी नहीं होता डिटेल्स में मैथमेटिक्स, छोड़ो। तो पॉइंट इज दैट कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे है, बस आपको इतना याद रखना है, एवरेज फिक्स कॉस्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। मैं आपको रीजन बता देता हूँ कि ऐसा क्यों देखने में होता है। मतलब हर बिजनेस में जो एवरेज फिक्स कॉस्ट होता है ना, वो पहले ना थोड़ा ज्यादा होता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बिजनेस का आउटपुट बढ़ता है, बिजनेस धीरे 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 अपना फिक्स कॉस्ट को कम कर लेता है। बोलो क्यों? बिजनेस में एवरेज फिक्स कॉस्ट पहले थोड़ा ज्यादा होता है स्टार्टिंग रेंज में, फिर जैसे जैसे उसका आउटपुट बढ़ता है
बिजनेस का जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो कम हो जाता है। बोलो कैसे? हाँ सर, एनीवन कोई आइडिया दे सकते हो? बिजनेसमैन माइंड बना के, आपको बार बार बोल रहा हूँ, थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, एक्ट लाइक अ सीए। ठीक है, बिजनेसमैन अगर चार्टर्ड बनना है तो बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा, बिकॉज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक कॉस्ट अकाउंटेंट बिजनेसमैन को ही तो बनाता है, एक बिजनेस को ही तो बनाता है, तो यू हैव टू थिंक लाइक दैट। एक कंपनी सेक्रेटरी, उसका डिसीजन पे बिजनेस का सारा चीज डिपेंड करता है, तो यू हैव टू थिंक लाइक अ बिजनेस। बोलो क्या रीजन है कि फिक्स कॉस्ट पहले ज्यादा होता है, फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट पहले ज्यादा होगा, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा, कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है, नेगेटिव भी नहीं होगा, लेकिन कम हो जाएगा धीरे धीरे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट के साथ? कौन बता सकता है? थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, सोचो जरा, अरे सोचो जरा, सोचो ऐसा क्यों होता है? सुनो सर सुनो, जब बिजनेस स्टार्ट होता है ना, जैसे चाहे वो मोहे हो मान्यवर हो, मानो कि उसने एक स्टोर बनाया, मानो कि मान्यवर ने एक गोडाउन बनाया, ठीक है, मान्यवर का एक गोडाउन एग्जाम्पल, ठीक है। अब स्टार्टिंग में मान्यवर इस गोडाउन का रेंट दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, ठीक है, फिक्स खर्चा कर रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में वो इस इतना बड़ा गोडाउन में शायद 5 प्रोडक्ट ही बना सकता है, क्योंकि उसके पास ज्यादा ज्यादा उसके पास रॉ मटेरियल्स नहीं है, माल मटेरियल्स नहीं है, तो इतना बड़ा गोडाउन में 5 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहा है। तो क्या होता है ना, 5 प्रोडक्ट के लिए, 5 शेरवानी के लिए इतना खर्चा हो रहा है, लेकिन जब ये 5 प्रोडक्ट 500 में चेंज हो जाएगा, या 500 की जगह 1000 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाएगा, तो धीरे धीरे आपका कॉस्ट क्या हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं? बात समझे, एक बड़ा सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। एक मानो कि एक क्लासरूम चलाता हूँ, ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है मेरा क्लासरूम होता है। अब क्लासरूम चलाने के लिए मैं एक रूम लिया, ठीक है। अब उस रूम के अंदर मैंने 2 स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ या 5 स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। अब मानो मेरा रूम का रेंट है 25,000, तो अगर मेरा रूम का रेंट है 25,000 और मैं 5 स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, तो 5 स्टूडेंट में मेरा कॉस्ट कितना जा रहा है? बोलो ना, 25,000 का रेंट है, 5 स्टूडेंट पढ़ाता हूँ। हाँ बोलो सर। 5 स्टूडेंट पे 5,000 करके आएगा। 5,000 करके आएगा, लेकिन अगर ये 5 स्टूडेंट की जगह 10 स्टूडेंट हो जाएगा तो हर एक का घट के 2,500 हो जाएगा। अगर ये 15 हो जाएगा तो, या 20 हो जाएगा तो 1,250 हो जाएगा। समझ रहे हो सर? देखो जैसे जैसे मेरा आउटपुट बढ़ रहा है, वैसे वैसे मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे गिर रहा है ना? सेम कॉन्सेप्ट आप एक मान्यवर मोही की तरह भी सोचो। जब उसका फैक्ट्री के अंदर वो 1 यूनिट बना रहा था, तो उसका कॉस्टिंग एवरेज फिक्स कॉस्ट ज्यादा हो रहा है। जैसे जैसे उसका और प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे उसका कॉस्टिंग भी, एवरेज फिक्स कॉस्टिंग कम होता जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मतलब हर एक बिजनेस इस दिन का इंतजार करता है कि कब उसका इकोनॉमीज ऑफ स्केल आए। हर बिजनेस का ये चाहत होता है, ठीक है, चाहे वो जैसा भी बिजनेस हो, जैसा भी प्रोफेशन हो, ठीक है। जैसे मानो आप कल जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट बने और एक चार्टर्ड फार्म ओपन किए। अब आप कोलकाता के एक अच्छा जगह में फार्म ओपन किए, तो आपका फार्म का जो भाड़ा है, मानो फार्म का भाड़ा है आपका 20,000 का, ठीक है। 20 क्या, और थोड़ा ज्यादा ले लेते, 50,000 का भाड़ा है। आप लोग 4-5 पार्टनर हो। अब मानो कि आपने स्टार्टिंग में 2 क्लाइंट जुगाड़ किया, ठीक है, जिसका आपको बिजनेस मेंटेन करना है, अकाउंट्स देखना है, टैक्स देखना है, ऑडिट देखना है। अब जैसे जैसे आप 2 क्लाइंट करोगे तो आपका कॉस्टिंग बहुत कम आएगा, लेकिन 2 की जगह जब आपका 4 क्लाइंट हो जाएगा, 4 की जगह अगर आपका 6 क्लाइंट हो जाएगा, तो धीरे धीरे ये भाड़ा जो है आपको बहुत कम नजर आएगा। आपका जो कॉस्टिंग है वो बहुत, मतलब एवरेज कॉस्ट है, धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये कॉस्ट अपने क्लाइंट पे ही तो लगाना है। आपका ये जो कॉस्ट है ये आपके क्लाइंट पे ही तो चढ़ाना है। तो अपना अपना आउटपुट पे ध्यान देना चाहिए बिजनेस को, ताकि वो अपना एवरेज फिक्स कॉस्ट को धीरे धीरे कम कर पाए, ठीक है। गोडाउन छोटा करके कोई फायदा नहीं है। हाँ, जरूरत पड़ने से करना पड़ता है, जरूरत पड़ने से करना पड़ता है। जैसे बायजूस, मैं आपको स्टार्टिंग में आज बताया, बायजूस ने 2,500 टीचर को
मतलब फायर कर दिया। क्यों? क्योंकि खर्चा नहीं उठा पा रहा है। नॉट जस्ट बायजूस, और एक कंपनी है अनअकैडमी बोल के, आप लोग शायद जानते हो। अनअकैडमी भी बहुत मुश्किल में है, ठीक है, इसने भी काफी लॉस में है। तो अनअकैडमी भी मतलब इसने भी काफी लोगों को फायर कर दिया, ठीक है। तो ये भी एडिटेक कंपनीज है, लेकिन मुश्किल यही हो रहा है इनको कि ये नहीं मैनेज नहीं कर पा रहा है, इतने सारे लोगों का सैलरी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। मतलब बेसिकली वही है कि जितना इसने खर्चा कर दिया उसके हिसाब से अर्निंग नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट कि बिजनेस किस तरह से इसको मैनेज करेगा, ये बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। तो इसी तरह से एवरेज फिक्स कॉस्ट पहले ज्यादा रहता है, धीरे धीरे कम होता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो अच्छा एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? TFC बाई Q, याद रखिएगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द आउटपुट। जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, आउटपुट से डिवाइड कर देंगे, तो हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगा। एवरेज कॉस्ट का विल फर्स्ट फॉल, एवरेज कॉस्ट ना पहले गिरता है, देन अपने मिनिमम में पहुंचते हैं, और फिर ना एवरेज कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि एवरेज कॉस्ट का यही कैरेक्टर है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट का यही कैरेक्टर है कि पहले ज्यादा रहेगा, फिर एक मिनिमम लेवल में आएगा, और फिर बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों? अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? सर एक सर्टेन टाइम तक आप ना, इसको बोलते हैं ना हर बिजनेस का एक बूम सिचुएशन। मतलब ऐसा नहीं कि ज्यादा प्रोडक्शन करने में आप ऑलवेज फायदे में रहोगे, आपको हमेशा ना ऑप्टिमम प्रोडक्शन करना है। बात को समझे, ऑप्टिमम मतलब ऐसा तो नहीं ना कि जैसे मानो अगर मैं मान्यवर का बात कर रहा हूँ कि मान्यवर मतलब ज्यादा प्रोडक्शन मतलब कॉस्ट कम होगा, इस चक्कर में प्रोडक्शन करे जा रहे करे जा रहे हैं। अरे भाई प्रोडक्शन करने के बाद सेल भी तो करना है, सिर्फ प्रोडक्शन करने से तो नहीं होता है ना। प्रोडक्शन करने के बाद उसको सेल करना है, स्टोर में रखना है। तो आप ज्यादा दिन तक अपना पैसा को मार्केट में फिनिश गुड्स की तरह रख नहीं सकते, इससे आपका बिजनेस को मुश्किल है। इसलिए आपको ऑप्टिमम प्रोडक्शन करना है ताकि आपका कॉस्ट भी ऑप्टिमम रहे। इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा रहेगा, धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आप मिनिमम कॉस्ट भी आप एक्चुअली अचीव कर पाओगे। फिर अगर आप उसके बाद भी अपना प्रोडक्शन लेवल को मेंटेन नहीं कर पाए, जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस कर दिए, जो मार्केट में सेलेबल भी नहीं हुआ, और आपका खर्चा भी बढ़ गया, तो धीरे धीरे ना आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ भी जाता है। लेकिन बिजनेस को थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ता है। जैसे देखो ना, ये बायजूस, बायजूस का प्रॉब्लम क्या हुआ? उसका कॉस्ट बढ़ जा रहा है, तभी तो वो ले ऑफ कर रहा है, तभी तो फायर कर रहा है ना। तो बायजूस क्या कर रहा है? कॉस्ट कट कर रहा है, ले ऑफ करके फायर करके, अनअकैडमी ले ऑफ करके फायर करके कॉस्ट को कट कर रहा है। कोई उपाय नहीं है। मतलब क्या हो गया था? उसका कॉस्ट बढ़ रहा था, मिनिमम जोन को छोड़ के थोड़ा आगे निकल के आ गया था, इसलिए कट करके फिर से मिनिमम जोन में जाने का सोच रहे। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले ज्यादा रहता है, फिर कम होता है, लेकिन एनालिसिस ना कर पाए तो फिर ज्यादा हो जाए, ठीक है। ये इसका कैरेक्टर है बिजनेस। और AFC और ABC को मिला के जो बनता है वो है एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये जो बेसिकली ये दोनों का ना एक मतलब क्या बताऊं सर, मतलब इस दोनों का एक मिलजुल है, इस दोनों का एक मर्ज कॉन्सेप्ट है। AFC और ABC को मिलाओ तो आपको ATC मिलेगा, एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। एवरेज टोटल कॉस्ट का भी वही कॉन्सेप्ट, पहले ज्यादा, फिर मिनिमम में आएगा, और फिर थोड़ा बहुत इंक्रीज कर जाएगा, और ये भी यू शेप होता है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यू शेप होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट भी यू शेप होता है, ठीक है। दोनों ही यू शेप होता है। नाउ द बिग एंड द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, मार्जिनल कॉस्ट। अब बिजनेस में मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? बिजनेस में मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए आपका जो एक्स्ट्रा खर्चा पड़ता है, दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट। पॉइंट टू बी नोटेड सर। अगर मान्यवर का बात करूं, मान्यवर यहाँ पर एक शेरवानी बनाया था, एक शेरवानी बनाया था, फिर उसके सिमिलर और भी शेरवानी बना रहा है। तो एक शेरवानी बनाना सिंगल कॉस्ट था, लेकिन अगर एक्स्ट्रा यूनिट बना रहा है तो एक्स्ट्रा यूनिट के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट, जितना यूनिट बढ़ाएगा उतना एक्स्ट्रा कॉस्ट। सो पर एक्स्ट्रा यूनिट के लिए, एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट के लिए आपका एक्स्ट्रा जो कॉस्ट पड़ता है उसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। अब इसके साथ इकोनॉमिक्स में हमें क्या समझ में आएगा, ध्यान से सुनिए। मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। पहले आप अपनी फैक्ट्री में एक शेरवानी बना रहे थे, ठीक है। पहले आप अपनी फैक्ट्री में एक शेरवानी बना रहे थे, लेकिन अब एक नहीं, 2 3 4 5 6 शेरवानी एक्स्ट्रा बना दी।
सो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 करके टोटल कितना हो गया 6। तो टोटल तो बढ़ेगा, टोटल बढ़ने के साथ साथ पर यूनिट के पीछे कॉस्ट भी बढ़ेगा, है ना। पर यूनिट के पीछे आपका कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा यूनिट के लिए जो आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ता है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। अब आप बोलोगे सर मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करना है? सर जितना आपका टोटल कॉस्ट में चेंज आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा टोटल कॉस्ट। डेल्टा मतलब चेंज, ये ग्रीक कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को पता है सर, आई नो मैथमेटिक्स में ग्रीक यूज बहुत है। क्या हो गया सुबह से ये प्रॉब्लम? डेल्टा का मतलब क्या बोला मैंने आपको? चेंज, ठीक है। चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय, ना देर तक ठीक चला, देखो अब जाके फिर से चालू हो गया, इसका रंग दिखा रहा है बार बार ना, ये इरेजर आ जा रहा है और मुझे लिखने नहीं दे रहा। डेल्टा टीसी बाय डेल्टा टोटल कॉस्ट में चेंज डिवाइडेड बाय क्वांटिटी में चेंज, मतलब आपने कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट हुआ आपका और उसके लिए कितना एक्स्ट्रा क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस करी। एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करोगे तो एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा, तो आप चेंज को डिफाइन करो तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा मार्जिनल, ठीक है। अगर आप वेरिएबल कॉस्ट के थ्रू से देखना चाहते हो तो बस डेल्टा टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी, तो वेरिएबल भी आ जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट के थ्रू से भी कर सकते हो और टोटल कॉस्ट के थ्रू से भी कर सकते हो। एक एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हो कि अगर आप 15 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, 15 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एट 200, 15 यूनिट प्रोड्यूस करते हो, मतलब अगर मानो मान्यवर 15 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं जिसमें मान्यवर का 200 हजार का खर्चा है या 200 लाख का खर्चा है, ठीक है। 15 यूनिट का खर्चा है 200 लाख, 20 यूनिट्स का खर्चा है 250 लाख, ठीक है। कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, इट्स सिंपल। तो आपको क्या करना है, डेल्टा टीसी बाई डेल्टा क्वांटिटी। तो पहले आपका, आप देखो चेंज कितना हुआ, पहले आप 200 खर्चा करते थे, आप 250 का खर्चा हो रहा है। सो 250 में से 200 को हटाओ, और पहले आपका 20 यूनिट्स 15 यूनिट प्रोड्यूस होता था, अब 20 यूनिट होता है, तो 20 - 15 करो, नेगेटिव को इग्नोर कर देना यहाँ पर। तो 50 एक्स्ट्रा हुआ आपका और यूनिट आपका एक्स्ट्रा हुआ 5, तो आपका एक्स्ट्रा यूनिट के लिए एक्स्ट्रा कॉस्टिंग कितना 10, एंड दिस 10 इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। एक्स्ट्रा एडिशनल प्रोडक्शन के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनी को बेयर करना पड़ता है वही बिजनेस का मार्जिनल कॉस्ट है। नाउ मार्जिनल कॉस्ट बिजनेस के लिए एक बहुत वाइटल डिसीजन है कि एक्स्ट्रा बनाना है कि नहीं, मतलब एक्स्ट्रा बिल्ड करना है कि नहीं, एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चर करना है कि नहीं। मतलब बात ऐसा है कि देखो, हम लोग जब ऐसे कस्टमर दुकान में जाते हैं ना, हमें अच्छा लगता है कि और दिखाइए और दिखाइए और दिखाइए, है ना, इतने में क्या होगा, और 10टा देखा है, ऐसे बोलते हैं हम लोग। दुर्गा पूजा दिवाली का टाइम है, अभी फेस्टिव मोड में है, दुकान में जाते हैं, दादा और दिखाइए, नहीं पसंद नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो हमें दिखाने के चक्कर में, और अलग अलग लोगों का टेस्ट भी अलग अलग होता है, लेकिन ये एक बिजनेसमैन की नजर से सोचो, बिजनेसमैन की नजर से सोचो सर, मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर हो आए, ठीक है, मतलब समझो, मेरी नजर मतलब बिजनेसमैन की नजर, ठीक है, बिजनेसमैन की नजर से तुम देखो तो बिजनेस नजर हो आए, ठीक है। मतलब बिजनेस में कितना दिमाग लगाना पड़ता है और कितना रिस्क उठाना पड़ता है। सिर्फ एक बंदे का टेस्ट से बात नहीं बनेगा, आपको अलग अलग कस्टमर का टेस्ट देखना होगा, और एक कस्टमर लेगा तो एक ही प्रोडक्ट पर देखेगा कम से कम 10-20, उसके बाद कई बार उठ के चले जाते हैं, नहीं पसंद नहीं आ रहा है, कहीं और देखते हैं। जस्ट अपने आप को एक कस्टमर नहीं बिजनेसमैन की तरह सोचो। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, बिजनेसमैन की नजर से देखोगे तो बिजनेस समझ में आएगा, ठीक है। अब एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा यूनिट बना देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा यूनिट मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट। एक्स्ट्रा कॉस्ट मीन्स एक्स्ट्रा रिस्क, एक्स्ट्रा कॉस्ट मीन्स एक्स्ट्रा कैपिटल, एक्स्ट्रा कैपिटल मीन्स एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, है ना, मतलब लोन लेना है, एक्स्ट्रा लोन, और एक्स्ट्रा लोन भी देना है तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी पे करना है, ये चक्कर है।
तो मार्जिनल कॉस्ट सुनना बड़ा अच्छा लगता है, बट रियल में इसको यूज करना और बिजनेस को इसको मैनेज करना थोड़ा ट्रिकी है सर, थोड़ा ट्रिकी है। रियल लाइफ में जब आपको ऐसे सिचुएशंस के सामना करना पड़ेगा तो आप समझोगे कि जब भी आप बिजनेस को ग्रोथ करना चाहोगे, आप बोलोगे भाई मेरे दुकान में एक एक आइटम का 10 सेल्स शीट मिलता है, वेरी गुड सर, बट आपको ऑलवेज, चाहे आप कितने भी करोड़पति का बेटा क्यों ना हो, कितना भी करोड़पति का बेटी क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता, प्रॉब्लम फेस तो करना पड़ेगा। आज मान्यवर मोहे 50 बिलियन का इंडस्ट्री है, बट जब स्टार्ट किया था 98 में तब 10,000 ही था उनके पास, है ना। 98 में जब मोदी स्टार्ट किया था उसके बाद फेलियर भी हुआ था, ठीक है ना, कॉस्ट मैनेज नहीं कर पाया था। 2008 के बाद मॉडल चेंज किया और तब जाके आज हम लोग मान्यवर को इतना प्रॉफिटेबल नजर आ रहा है सर। तो इट्स नॉट एन इजी थिंग, और ये सक्सेस कोई एक दिन में नहीं आ गया, और इसमें इकोनॉमिक्स का समझ, बिजनेस करने का इच्छा और पेशेंस एंड इकोनॉमिक्स का प्रॉपर एनालिसिस, तो इच्छा भी होना चाहिए और एनालिसिस एनालिटिकल एबिलिटी भी होना चाहिए, तब जाके आप बिजनेस को टिका पाओगे सर। नहीं तो क्या है ना, फेलियर होके घर बैठ जाओगे। ज्यादातर लोग तो यही सोचता है बिजनेस करना टफ है बिकॉज वो एनालिसिस कर ही नहीं पाता, और एनालिसिस के साथ साथ पेशेंस करना, पेशेंस रखना, और पेशेंस रखने के साथ साथ बिजनेस में कब क्या करना है डिसीजन लेना। ठीक है सर, मेरा हिसाब एक है कि पढ़ना वही है जो जिंदगी में कुछ काम आएगा। मतलब पढ़ के अगर जिंदगी में कुछ काम नहीं आया ना, तो मेरे हिसाब से वो पढ़ाई बेकार है। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब बेसिकली जितना टाइम पढ़ाई के दोगे ना, उसमें ये बिलीव रखना कि ये मैं जो टाइम दे रहा हूँ पढ़ाई में, इसमें मैं आज अपना जिंदगी को बदलने वाला हूँ। हाँ सर, ऐसे ही सोचना है, क्या पता कल क्या हो, है ना। एक मूवी आया था शाहरुख खान का, कल हो ना हो। कभी ऐसा सोच के साथ अगर पढ़ाई करते हो ना, तो हर दिन जिंदगी को बदला जा सकता है, हर दिन कुछ नया हो सकता है, हर दिन आप अपने जिंदगी में एक वैल्यू एडिशन कर सकते हो, क्या पता कल हो ना हो। ठीक है, मतलब वही मार्जिनल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा एक दिन मतलब एक एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन। ठीक है, और एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन मतलब ऑब्वियसली थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत, और एक्स्ट्रा मेहनत मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा। ठीक है, एक्स्ट्रा खर्चा मतलब कुछ एक्स्ट्रा गेन, और एक्स्ट्रा गेन मतलब जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा पाने का चांसेस बढ़ जाना। जब इस तरह से सोचोगे ना, जिंदगी बड़ा मजेदार होने वाला है सर। ठीक है, अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट का कैलकुलेशन क्लियर है सबको? बताओ मुझे। हेलो सर, मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेशन क्लियर है? क्या रे, बोलो, है ना, कुछ तो बताओ। यस सर। क्यों सर? सर अब बात करते हैं टेबल। मतलब अगर आपके सामने है ना, कोई भी डेटा दे सकता है और आपको अगर कैलकुलेशन करने बोले तो कैसे करोगे? तो ये टेबल अगर आप समझ जाओगे ना, तो आप कैलकुलेशन समझ जाओगे। अगर ये टेबल समझ जाओगे, ये स्टैटिस्टिक्स समझ जाओगे, तो एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, ये इसमें कुछ नहीं है। ये बड़ा सिंपल सा बात है। क्या है इसमें अंदर? कुछ नहीं है, बिजनेस का सिंपल सा ट्रिक्स है। ओके सर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप अपने बिजनेस में पहले कोई आउटपुट नहीं किया, बट आउटपुट ना होके भी अगर आपके बिजनेस में कुछ खर्चा होता है, दैट इज अ सेटअप कॉस्ट, रेंट वगैरह, है ना, या इंश्योरेंस वगैरह, 10। ठीक है, हमने ये माना कि आपका 10 टका का या 10,000 का या 10 लाख का खर्चा है, तो 10 लाख इज योर फिक्स कॉस्ट। ठीक है, मैं लाख में माना इसको, बड़ा समझो तो थोड़ा बड़ा अच्छा लगेगा। तो 10 लाख का फिक्स कॉस्ट है जब आपका कोई आउटपुट नहीं, मतलब आपने स्टार्ट किया बिजनेस। आउटपुट 1 यूनिट होगा तो भी 10 लाख का खर्चा, आउटपुट 2 होगा तो भी 10, 3 होगा तो भी 10, 4 होगा तो भी 10, 5 होगा तो भी 10 लाख, 6 होगा तो भी 10 लाख, 7 होगा तो भी 10 लाख, 8 होगा तो भी 10 लाख, 10 होगा, 9 होगा तो भी 10 लाख। सर क्यों? सर फिक्स है ना। अरे भाई, दुकान ओपन करने का खर्चा, तो शॉप ओपन करने का जो खर्चा है वो आपका फिक्स कॉस्ट है, और क्या। अब दुकान में एक प्रोडक्ट रखो या 9 प्रोडक्ट, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन लेकिन किंतु परंतु बंधु, जब आउटपुट बढ़ता है,
लेकिन किंतु परंतु बंधु जब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 8, 9 इस तरह से आपका आउटपुट चेंज होता रहता है, तब आपका कॉस्ट पे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जाएगा, है ना। एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट अगर 10 है तो सेकंड यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट 18, थर्ड यूनिट का 24, फिर फोर्थ यूनिट का 28, फिफ्थ यूनिट का 32। सर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है क्या? अरे नहीं सर, ये तो एक assumption। अब एक्चुअल सिचुएशंस में अलग हो सकता है, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसे नहीं कि 10, 18, 24 ही होता है, ऐसा नहीं समझना है सर। डोंट थिंक लाइक दैट, ओके। इट्स जस्ट एन assumption। अब 10, 18 एग्जाम में आपको अलग अलग डेटा भी दे सकता है, मैं बस यहाँ पर एक ये वाला डेटा यूज कर रहा हूँ। तो 10, 18, 24, 28, 32, 38, 46, 56, 68, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता गया आपका वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता गया, ठीक है। नाउ इफ यू नो दी TFC एंड इफ यू नो दी TVC, तो आपको अगर पूछा जाए कि भाई टोटल कॉस्ट कितना है, मतलब मानो कि ये जो डेटा है ये आपको नहीं पता, ये डेटा आपको नहीं पता, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपको ये 3 डेटा दे देगा ना, आप आराम से यहाँ से टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, वेरी इजी। बिकॉज TFC एंड TBC को ऐड करते ही टोटल कॉस्ट आ जाता है ना। TFC एंड TBC को ऐड करते ही मतलब वेरिएबल टोटल एंड फिक्स टोटल को ऐड करोगे तो आपको टोटल मिलेगा। तो स्टार्टिंग में 10 है, फिर 10 + 10 20, फिर 18 + 10 28, 34, 38, 42, 48, 56, 66, 78, वेरी इजी। तो ये हमें पता नहीं था, हम इसी से कैलकुलेट करते, हमें बस ये 3 डेटा गिवन था, बस इन 3 डेटा से हमने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। सिमिलरली अगर मुझे पूछा जाए कि ये 3 डेटा दिया है और बोला गया कि एवरेज फिक्स कॉस्ट बताओ, कैलकुलेट कर लोगे सर एवरेज फिक्स कॉस्ट? यू नो ओनली TFC, TBC एंड आउटपुट, एवरेज फिक्स कॉस्ट भी हो जाएगा ना? तो बिल्कुल हो जाएगा। कैसे आएगा? एवरेज फिक्स TFC बाई क्यू, है ना, TFC बाई क्यू, तो आउटपुट 10/0 कुछ नहीं होता है ना, 10/1 10, 10/2 5, 10/3 3.33, 10/4 2.5, 10/5 2, 10/6 1.67, 10/7 1.43, 10/8 1.25, 10/9 1.11 करके देखो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, एवरेज सॉरी एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर दो क्वांटिटी से, 10/1, 18/2, 24/3, ये आ जाएगा, 28/4, 32/5, ये सारा आ जाएगा। वेरी इजी, you just need to know 3 important data and you can easily calculate total cost, average variable cost and average fixed cost। और अगर आपको पूछा जाए कि एवरेज टोटल बताओ, एवरेज टोटल कॉस्ट ATC, आप ये भी कर सकते हो AFC + ABC करके, 10 + 10, 5 + 9, 8 + 3.33, 7 + 2.5, ये सारा डेटा मिलता है। एंड लास्ट एंड द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सर अगर हमें ये सारा डेटा दे दिया और हमें मार्जिनल कॉस्ट पूछ लिया तो भी हो जाएगा ना। अरे मार्जिनल के लिए क्या चाहिए? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट ना। या तो चेंज इन टोटल कॉस्ट या तो चेंज इन एवरेज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय, कोई भी एक से कर सकते हो। चलो देखते हैं यहाँ पर कौन सा डेटा यूज किया गया। अगर मैं ये वाला डेटा लेता हूँ, चेंज इन टोटल कॉस्ट, ठीक है, चेंज इन एवरेज टोटल कॉस्ट। तो एवरेज टोटल कॉस्ट कितना है? यहाँ से फर्स्ट 0 से 1 आउटपुट हुआ है, मतलब पहले कोई आउटपुट नहीं था, फिर 0 से 1 मतलब 1 चेंज, सो 20/1, तो बेसिक सॉरी 20/0 देयर इज नो डेटा। अब 20 से सॉरी ये बेसिकली एवरेज से नहीं किया गया, ये टोटल से किया, ठीक है। सो हमें ये वाला डेटा लेना, ये एवरेज वाला डेटा से ये नहीं हुआ है, ये टोटल डेटा से किया गया, तो बेसिकली डायरेक्टली टोटल कॉस्ट को यूज करके किया गया है। आई थिंक अब क्लियर हो जाएगा। 10 / 0, सो नो डेटा,
बट 0 से 1 यूनिट में आपका टोटल कॉस्ट में कितना चेंजेस आ रहा है? 10 से 20 कितना? 10 का चेंज। और 0 से 1 का चेंज कितना? 1 का चेंज। सो 10 by 1 कितना? 10। दैट्स व्हाई फर्स्ट मार्जिनल कॉस्ट इज 10। सर अगर आप लोगों में से किसी को भी मार्जिनल कॉस्ट समझ में नहीं आ रहा है बताओ मुझे, या फिर अगर कोई भी स्पेशल जो कैलकुलेशन मैंने अभी आपको शो किया, अगर किसी को कोई डाउट है तो अगेन आस्क मी। एनी डाउट सर किसी को? अरे क्या किसी को कोई डाउट है? क्या ये 10 का कैलकुलेशन क्लियर हुआ? मार्जिनल कॉस्ट का ये कैलकुलेशन क्लियर हुआ? सेकंड वाला करो ना और क्लियर हो जाएगा। सर 20 से 28 का चेंज कितना? 8 का चेंज। और 1 यूनिट से 2 यूनिट का चेंज कितना? 1 का चेंज। सो 8 by 1 कितना होता है? 8। सर 28 से 34 का चेंज कितना? 6। 3 से 4 का चेंज कितना? 2 से 3 का चेंज 1। तो 6 by 1 6। अब करते जाओ 4 4 6 8 10 12 इसी तरह से मिल जाएगा। So you can easily calculate marginal cost also. You just need 3 important data and you can easily calculate the rest one. बोलो सर, ये स्टैट समझ में आ गया? सर हाँ ना से जवाब दीजिए प्लीज। क्या ये स्टैट समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। ठीक है, वेरी गुड सर, थैंक यू। तो अगर आप ये स्टैट समझ जाते हो ना तो फिर आप ग्राफ भी समझ जाओगे। ठीक है, बिकॉज ये जो स्टैट बना है ना, इस स्टैट में एक स्पेशल कैरेक्टर फॉर्म हुआ है और इसमें एग्जाम में इस तरह का सवाल भी पूछते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, चाहे वो बीकॉम का एग्जाम हो, चाहे सीए का एग्जाम हो, सीएस का एग्जाम हो, सीएमए का एग्जाम हो, ऐसे सवाल कर लेते हैं कि आप मुझे ये बताओ कि रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट में क्या कनेक्शन है। ठीक है, अब एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप को समझने के लिए आपको स्टैट को एनालिसिस करना पड़ेगा, है ना? स्टैट को एनालिसिस करना पड़ेगा। स्टैट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट बोथ कैन बी कैलकुलेटेड बाय टोटल कॉस्ट। चाहे वो मार्जिनल कॉस्ट हो चाहे वो एवरेज कॉस्ट हो, दोनों कॉस्ट को हम लोग एक कॉस्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज टोटल कॉस्ट। इफ यू नो द टोटल कॉस्ट देन यू कैन इजीली कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट एज वेल एज एवरेज कॉस्ट। ये तो हमको पता चली गया अभी, है ना? हमें ये टोटल कॉस्ट पता था, तभी तो हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लिया और एवरेज कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लिया। सो इट्स अ वेरी सिंपल रिलेशन कि मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट बोथ कैन बी कैलकुलेटेड बाय टोटल कॉस्ट। नाउ देयर इज अनदर रिलेशनशिप कि जब जब एवरेज कॉस्ट फॉल करता है, जब जब एवरेज कॉस्ट फॉल करता है तब मार्जिनल कॉस्ट भी फॉल करता है, लेकिन लेकिन किंतु परंतु बंधु क्या होता है? एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होता है। कैसे? देखो, एवरेज कॉस्ट 10 20 से 14 हुआ, 14 से 11.3 हुआ, 9.5 8.4 8 8 8.25 इस तरह से गिरता गया। मार्जिनल कॉस्ट भी 10 8 6 4 4 करके गिरता गया। बट लुक एट दिस, ये 20 था, ये 10 है, ये 14 है, ये 8 है, ये 11.3 है, ये 6 है, ये 9.5 है, ये 4 है, ये 8.4 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 6 है। तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि फर्स्ट स्टेज में जब एवरेज कॉस्ट गिरता है मार्जिनल कॉस्ट भी गिरता है, बट एवरेज कॉस्ट ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। इन द फर्स्ट सिनेरियो when average cost fall, marginal cost is also fall, but average cost is greater than marginal cost. Statistic clearly हमें ये दिखा रहा है, statistics clearly हमें ये चीज शो कर रहा है। बट इसका एक एक्सेप्शन कंडीशंस भी होता है। एक ऐसा सिनेरियो भी आता है, आप बोलोगे सर इस सिचुएशंस में देखो, जिस पॉइंट में एवरेज और मार्जिनल इक्वल हो जाता है, जिस पॉइंट में एवरेज और मार्जिनल इक्वल हो जाता है, एक ऐसा सिचुएशंस भी बिजनेस में देखने को मिलता है कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो गया। अब जब एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो जाता है ना, वो बेसिकली ये पॉइंट है जिसमें वो कट करता है। अब अगर एवरेज और मार्जिनल दोनों इक्वल हो गया, अब आगे का जर्नी देखो, एवरेज कॉस्ट 8 से 8.25 बट मार्जिनल कॉस्ट 8 से 10, ये 8.25 से 8.67 बट ये 10 से 12। अब क्या हो गया? एवरेज कॉस्ट less than marginal cost, or you can say marginal cost greater than average cost.
ये दिख रहा है स्टैटिस्टिकली। अब ये जो स्टैटिस्टिकली दिख रहा है, व्हाट वी कैन सी थ्रू स्टैटिस्टिक्स, वी कैन इजीली पुट इट डाउन इन द ग्राफ। ठीक है, तो हमें इसको ग्राफ में पुट करना है। तो जब इसको हम लोग ग्राफ में पुट करेंगे तो मैटर कुछ ऐसा दिखता है कि जब एवरेज कॉस्ट, ये रखो, ये एवरेज कॉस्ट है, जब एवरेज कॉस्ट फॉल करेगा तब मार्जिनल कॉस्ट भी फॉल करेगा। बट एक सर्टेन टाइम के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद, ये देखो, एक सर्टेन टाइम के बाद क्या हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ गया, 6 से 8 हो गया, ये देखो ग्रो कर रहा है। बट एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है, बट बहुत धीरे से। ठीक है, एवरेज कॉस्ट धीरे से। अब इस पॉइंट में देखो, ये देखो, ये 6 से 8 हुआ, ये 8 में ही रह गया। ये 6 से 8 हो गया, ये 8 से 8 में ही रह गया। इधर से ही खेल खत्म हो रहा है, चेंज हो रहा है सर। मार्जिनल कॉस्ट में एक चेंजेस आ गए, और एक सर्टेन टाइम के बाद, जैसे यहाँ पर 7 आउटपुट में ये दोनों इक्विलिब्रियम हो रहा है, मतलब दोनों 8 में आ गया। मतलब जिस पॉइंट में मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को नीचे से कट कर रहा है, कट फ्रॉम बिलो, इसको बोलते हैं कट फ्रॉम बिलो। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को बिलो से कट करता है, और ऐसा ही होता है ऑलवेज। मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को बिलो से ही कट करता है। ये बिजनेस का एक मतलब थंब रूल बोल सकते हो आप, इसका ऑपोजिट कभी नहीं होता। ठीक है, इसका ऑपोजिट कभी नहीं होता। मार्जिनल कॉस्ट ऑलवेज एवरेज कॉस्ट को नीचे से ही कट करेगा। ठीक है, तो इधर आप देख सकते हो कि मार्जिनल कॉस्ट धीरे 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 ऊपर चला गया और एवरेज कॉस्ट नीचे आ गया। तब ये सिचुएशन स्टैटिस्टिकली एज वेल एज ग्राफिकली। अब इसको अगर हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ ले, अगर इसको हम लोग पॉइंट वाइज देख ले, और जिस पॉइंट में ये दोनों का कंडीशन चेंज हुआ, एक पॉइंट आया जब मार्जिनल कॉस्ट में ग्रोथ चालू हुआ और एवरेज कॉस्ट कभी भी नीचे गिरता गया, और एक सर्टेन पॉइंट में दोनों मार्च कर गया, मतलब इक्विलिब्रियम हो गया, और उसके बाद दोनों ग्रो किया, बट इस बार एवरेज कॉस्ट नीचे रह गया और मार्जिनल कॉस्ट ऊपर रह गया। ठीक है, सो क्या रिलेशनशिप बना, मार्जिनल एंड एवरेज दोनों टोटल कॉस्ट से ही कैलकुलेट होता है। जब एसी फॉल करता है, मतलब जब एवरेज कॉस्ट फॉल करता है, मार्जिनल कॉस्ट भी फॉल करता है, बट एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होता है वैल्यू में। जब एवरेज कॉस्ट राइज करता है तब मार्जिनल कॉस्ट भी राइज करता है। लुक एट दिस सिचुएशन, एवरेज भी राइज करता है, मार्जिनल भी राइज कर रहा है, बट इस केस में मार्जिनल कॉस्ट एवरेज से ज्यादा होता है वैल्यू में। एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब एवरेज और मार्जिनल दोनों इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, एमसी इक्वल्स टू एसी, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। इन अदर वर्ड्स, एमसी कर्व कट्स द एसी कर्व। ध्यान से सुनना, एमसी कर्व cuts the AC curve at its minimum point, and this minimum point is known as optimum point। मतलब बिजनेस का ऑप्टिमम पॉइंट, इस ऑप्टिमम पॉइंट में बिजनेस एवरेज कॉस्ट में सबसे मिनिमम कॉस्ट, मतलब मिनिमम कॉस्ट ऑब्जर्व करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, और ये बिजनेस का चाहत होता है सर कि वो मिनिमम कॉस्ट में बिजनेस करे। लेकिन जब जैसे बाइजू मिनिमम कॉस्ट अभी भी अचीव किया था, लेकिन बाइजू ना ये लेवल क्रॉस करके थोड़ा ज्यादा ही एवरेज कॉस्ट में चला गया, और मार्जिनल कॉस्ट उसका धीरे धीरे बढ़ता गया, और ये धीरे धीरे मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना और एवरेज कॉस्ट भी राइज होना बाइजू को ले ऑफ करने के लिए बाध्य कर रहा है। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा होना भी बिजनेस के लिए बहुत खतरा हो सकता है। ठीक है, तो ये बिजनेस का एक ऑलवेज बेस्ट सिचुएशन होता है, इस पॉइंट में एवरेज कॉस्ट मिनिमम और मार्जिनल कॉस्ट उसको कट कर रहा है। ये बिजनेस का मतलब सबसे सुनहरा कॉन्सेप्ट है, मतलब वेरी 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 इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस एक अच्छा सिचुएशंस में कॉस्ट कम है, ऑप्टिमम लेवल में है। ठीक है, तो और ऑप्टिमम लेवल कौन सा है, एवरेज कॉस्ट का मिनिमम, जहां मार्जिनल कॉस्ट एवरेज को नीचे से कट करता है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम पॉइंट। देयर इज आल्सो एबनॉर्मल सिचुएशन, एसी फॉल्स एमसी राइज। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एवरेज कॉस्ट फॉल कर रहा है, मार्जिनल कॉस्ट राइज कर रहा है। दिस सिचुएशंस, अगर आप इस सिचुएशन को देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है, एवरेज कॉस्ट फॉल, मार्जिनल कॉस्ट राइज इन द फिगर गिवन फ्रॉम ए टू ई एंड बी टू ई। ठीक है, एसी फॉल्स, एवरेज कॉस्ट फॉल बट फ्रॉम बी टू ई, एंड एमसी राइज, मतलब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है फ्रॉम बी टू ई। इसका ऑपोजिट कभी नहीं होता, ऐसा आप कभी नहीं देखोगे कि मार्जिनल कॉस्ट फॉल कर रहा है और एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है, इसका ऑपोजिट नहीं होता। मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगा
एवरेज कॉस्ट फॉल करेगा। ये जो एबनॉर्मल सिचुएशन होता है ऐसा ही होता है बिजनेस में, इसका ऑपोजिट कभी नहीं होता। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसको बिजनेस में जो अप्लाई कर लिया, समझो कि बिजनेस को एनालिसिस करने में वो थोड़ा आगे ही रह गया। बोलो सर, ये एसी एमसी का रिलेशनशिप क्लियर हुआ आप लोगों को? एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप, प्लीज टेल मी सर। मैंने ये रिलेशनशिप आपको 3 एंगल से ही समझाया, स्टैटिस्टिकली एज वेल एज बिजनेस, दोनों एंगल से। मैं काफी देर से काफी केस स्टडीज और काफी सारे एंगल के साथ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप धीरे धीरे अपना बिजनेस दिमाग को बिल्डअप करोगे ना, ये अंडरस्टैंडिंग आपका और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने आपको इतना देर से समझाया इसका ग्राफिकली और स्टैटिस्टिकली यहाँ पर भी बोल दिया है कि स्टार्टिंग में एवरेज कॉस्ट मार्जिनल से ज़्यादा होता है, फिर एवरेज कॉस्ट डिक्रीज करता है, एमसी भी डिक्रीज करता है, और एसी और एमसी एक जगह में इक्वल होता है, और फिर एसी का जो मिनिमम पॉइंट है वहां से एमसी उसको कट करता है, और उसके बाद एवरेज कॉस्ट कम हो जाता है, मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है, फिर दोनों बढ़ता है, दोनों कॉस्ट ही बिजनेस में बढ़ता है। ये बिजनेस का एक शॉर्ट रन बिजनेस साइकिल है। शॉर्ट रन बिजनेस साइकिल में इस तरह का स्टैटिस्टिकल प्रयोग देखने को मिलता है सर। ठीक है, डोंट वरी सर, मैं और ज्यादा और आप लोगों का माथा नहीं खाऊंगा आज। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को और थोड़ा सा तंग करूंगा कॉस्ट को लेके, जिसमें मैं आपको एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट का जो कनेक्शन है, ठीक है, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, कटप्पा और बाहुबली का एक कॉन्सेप्ट है। कटप्पा और बाहुबली, आप लोग देखे हो बाहुबली? बाहुबली का कॉन्सेप्ट बताऊंगा क्या है, बाहुबली कटप्पा रिलेशन नेक्स्ट क्लास में चर्चा होगा। तब तक के लिए थोड़ा दिल पे हाथ रख के बैठिए। और यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप देख रहे हैं ना, कॉस्ट और प्रोडक्शन का, कॉस्टिंग और प्रोडक्शन का एक कनेक्शन है सर। कॉस्ट और प्रोडक्शन कैसे एक दूसरे का कनेक्ट करके चलता है, और अगर ये समझ जाओगे तो फिर मैं ये दोनों चीज समझाऊंगा आपको। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का मतलब लॉन्ग रन बिजनेस में कैसे काम करता है, जब बिजनेस लॉन्ग रन में चलता है तब वो अपने कॉस्ट को कैसे मैनेज करता है। ठीक है, और आजकल जो बिजनेस चलता है ना, बड़े बड़े बिजनेस लाइक रिलायंस, टाटा, ठीक है, इसका जो बिजनेस होता है, इसका जो शेप होता है ना लॉन्ग रन एवरेज का, एल टाइप का होता है। और ऐसा क्यों होता है? टाटा हो, रिलायंस हो, बिरला हो, ठीक है, बड़े बड़े बिजनेस जो है वो एलएसी में आ गया सर। मतलब एलएसी मतलब लॉन्ग रन एवरेज में तो है ही, बट एल शेप में हो गया। इतना देर से हम लोग जितना कॉस्ट देखे यू शेप में था, इतना देर से हम जितना कॉस्ट का देखे वो सब यू शेप में है, बट आजकल मॉडर्न डे में कुछ बड़े बड़े बिजनेसेस हैं जो एल शेप भी एक्सपीरियंस करता है। तो कौन सा बिजनेस एल शेप में आता है और एल शेप में आने का क्या रीजन है, ये भी आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जैसे ये हो जाए फिर आप प्रोडक्शन एंड कॉस्ट रिलेटेड सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके कॉस्ट और प्रोडक्शन पे एक अच्छा सा टेस्ट दे दीजिएगा। और जैसे ही प्रोडक्शन कॉस्ट में टेस्ट कंप्लीट हो जाए फिर आपको मैं मार्केट बताऊंगा, और फिर मार्केट पढ़ के मार्केट का भी टेस्ट देने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, और जिसका बाकी रहेगा वो रिवाइज करेगा, रिवाइज जब कराना स्टार्ट करूंगा। ठीक है सर, आज इतना ही है, कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज आज टाटा सर, बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके सर।